नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक करंट अफेयर से थोड़ा सा अलग है। एमपीपीएससी में जो यूनिट 3 है उसमें प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति और सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए अब क्या हमारी स्ट्रेटजी होना चाहिए, इसकी एक एमसीक्यू सीरीज है। उम्मीद है कि अगर आप इसमें जो चीज़ें बताई जा रही हैं साथ में क्वेश्चन के, अगर उसको लिख के रखते हैं तो एटलीस्ट जो क्वेश्चंस इसमें आना होंगे वो आपके इसमें से तैयार हो जाएंगे। इसमें तीन चीजों को हमने शामिल किया है। पहला, कि अभी हाल फिलहाल में करंट सिनेरियो में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जैसे क्रॉप प्रोडक्शन है तो अभी करंट में कहाँ है। एमपी वाली इसमें नहीं ली है मैंने, उसके लिए अलग से एक पूरा वीडियो हम बनाएंगे, इसलिए उसको अलग ही रखेंगे एमपी को। दूसरा जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन या सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए अब हम क्या कदम उठा रहे हैं। पिछले 75 सालों में हमने फूड सिक्योरिटी के लिए क्या काम किया। एनसीईआरटी की बुकों में जो भी चीजें दी गई उनको, गवर्नमेंट की स्कीम्स को, इनको सबको मर्ज करके ये जो है वो टॉपिक आपके लिए जो है वो प्लान किया गया है। और बहुत हेल्दी टॉपिक है। आपको मजा भी आएगा, आपके कंसेप्ट भी बहुत सारे क्लियर होंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो है वो इसी तरह के अट्रैक्टिव वीडियो आपको मिले। और लाइक जरूर कीजिए, नीचे कमेंट जरूर कीजिए। मैं देखता हूँ कि आप वीडियो तो देखते हैं पर कमेंट्स वगैरह जो है वो नहीं करते ज़्यादा। लाइक तो खैर अब ठीक है, अपनी जगह नहीं करते तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन टू वे कम्युनिकेशन तभी होता है जब हमें पता चले कि आपको कितनी चीज़ें पसंद आ रही हैं, और वो उसी पर टिका होता है कि आप कितना उसको लाइक कर रहे हैं या उसमें कमेंट कर रहे हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सामने स्क्रीन के ऊपर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। 2023-24 के आर्थिक, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एमपी का इकोनॉमिक सर्वे का एक अपन पूरा एक अलग से सिनेरियो पे वीडियो पे बात करेंगे। वो इसलिए अभी रोक रखा है कि भाई आपका एग्जाम है पीएससी का फैब में। अब वो फाइनल नोटिफिकेशन आ जाने देते हैं, उसके बाद फिर वो वीडियो हम तैयार करेंगे। ठीक है। तो 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रमुख फसल और शीर्ष उत्पादक राज्यों के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। प्रोडक्शन मिलियन टन में होगा। मक्का कर्नाटका बिल्कुल सही है। गेहूं उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। चावल पश्चिम बंगाल ये गलत है। चना मध्य प्रदेश ये सही है। अब समझें ये क्या है। देखिए, अगर हम पिछले साल तक के फिगर्स को देखें तो वेस्ट बंगाल जो है वो अगर कहा जाए चावल के, आज भी इंटरनेट पे आप टाइप करेंगे तो आपको वेस्ट बंगाल ही मिलेगा। अगर आप ऐसे सिंपल एक कीवर्ड टाइप कर लें कि भाई चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है तो वेस्ट बंगाल। बट अभी जो इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ मैंने उसकी ऑफिशियल जो है वो अगर कहा जाए कॉपी लगाई, यहाँ अगर आप इंटरनेट से देखना चाहें तो ये ऑफिशियल कॉपी यहाँ भी है। जहां से आप देखना चाहें वहां से देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, और ये 2023-24 के जो शुरू के तीन एस्टिमेट्स हैं, मतलब तीन है तो मतलब वो बहुत आगे है, उसमें आखिरी वाले में भी हमको कोई 3 क्वार्टर में जब रिजल्ट्स आ गए तो आ गए। इसमें हम दिख रहा है कि राइस के प्रोडक्शन में जो स्टेट कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहा था, मतलब तेलंगाना का तो शुरू में नाम ही नहीं था। मतलब आपको वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्रा, यही स्टेट्स पहले स्टैंड करते थे। उन सबको पीछे करते हुए वो नंबर 1 पे आ गया। अभी आपको दिख रहा होगा कि टोटल इसमें ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, स्टार स्टार का मतलब मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ है एज पर थ्री थर्ड एडवांस एस्टिमेट। तो उस हिसाब से आंकड़ा बिल्कुल सही है। उनके आधार पर प्रश्नकर्ता यहीं से प्रश्न उठाएगा, पुराने वाले पे नहीं जाता वो, ये ध्यान रखना। तो हमें दिख रहा है कि तेलंगाना अभी हाल फिलहाल में नंबर 1 पे है। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है। हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हम वेस्ट बंगाल और तेलंगाना के फिगर्स को देखें तो ये एक दूसरे को चेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये इसको, ये जैसे यहाँ पर 15.12 मिलियन टन हुआ है, यहाँ पर 16.63 मिलियन टन हुआ, काफी बड़ा गैप है। हाँ, कुछ हल्का फुल्का होता 0.12 का तो हम ये थोड़ा सा बात मान लेते। सेम वीट में जो अगर कहा जाए, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, हम दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, यानी टॉप 3 स्टेट्स में हम हैं। मक्का जो है वो उसके टॉप 3 स्टेट में भी हम हैं, यानी तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश को रखे हुए हैं, ये अच्छी बात है यहाँ पर। तुअर जो अगर कहा जाए टोटल जो अगर कहा जाए जो खाद्यान्न है, ठीक है, जितना भी कोरस ग्रेन का मतलब होता है या कोरस सीरियल ग्रेन का मतलब होता है, जो खाद्यान्न फसलें हम लोग खाते हैं उनको हम लोग कोरस भी बोलते हैं, उनको सीरियल ग्रेन भी कहते हैं यहाँ पर। तो उसमें राजस्थान, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, यानी टॉप 3 जो अगर कहा जाए खाद्यान्न उत्पादक राज्य हैं उसमें मध्य प्रदेश अपनी एक जगह बनाए। ये एक बेसिक सी अगर कहा जाए बात निकल कर आई। फिर तुअर, ये तो अभी हम अलग से देखेंगे नीचे कहाँ किस में है कैसे। और प्रश्न ऐसे ही आते हैं, जैसे ये ग्राउंड नट वाला, मूंगफली वाला गुजरात वाला क्वेश्चन आपको आ चुका है। सोयाबीन वाला क्वेश्चन जो है वो आपको आ चुका है। टोटल पल्सेस वाला क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश, इसको कोई भी स्टेट कभी मध्य प्रदेश को नीचे नहीं ला पाएगा। क्योंकि गैप हमेशा ये देखा करिए कि दो स्टेट्स के बीच का जो गैप है वो कितना है।
अगर वो कुछ फिगर में कुछ अंतर है तो हम ये मान सकते हैं कि उसमें कुछ मतलब बदलाव हो सकते हैं। बट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो बदलाव होने की संभावना है ही नहीं। तो पहला क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको समझ पड़ गया कि क्या है। दूसरा क्वेश्चन भी यूनिक है। भारत में जो है, अगर कहा जाए, प्रश्न को पढ़ लेते हैं पहले। हरित क्रांति के तहत किस वर्ष पहली बार भारत में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना हेतु लैब टू लैंड को बढ़ावा देने के लिए की गई थी? यानी जो कृषि विज्ञान केंद्र है आज मध्य प्रदेश में, आपको कृषि विज्ञान केंद्र, अगर आप जिस भी जिले में, वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र आपको मिल जाएगा। जैसे मैं प्रॉपर नर्मदापुरम से हूँ, तो वहाँ पवारखेड़ा नाम की जगह में कृषि विज्ञान केंद्र बहुत फेमस है। अब ये कब आए? ये 1974 में। अब इसमें समझिएगा दो चीजें। एक तो कृषि विज्ञान केंद्र को 1974 के हिसाब से देखें तो 50 साल पूरे हो गए। ये एक क्वेश्चन यूनिक हो गया हमारा। ठीक है। दूसरा, इसके पीछे की कहानी भी मैं आपको सुना देता हूँ। देखो क्या हुआ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, अभी हम ग्रीन रिवॉल्यूशन पे नहीं बात करें, वो एक अलग मुद्दा है। नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, वो हम अलग बात करें। हम इतना तो जानते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उस वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे देश के अंदर भुखमरी की हालत बहुत ज्यादा थी। इसमें कोई दो राय की बात नहीं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर एक रफली एनसीईआरटी का एक फिगर दिखाऊं, तो आपको समझ पड़ेगा कि यार हम काफी चैलेंजेस फेस कर रहे थे। आज आपको दिख रहा है कि मतलब 1983 की स्थिति में भी 18.5% देश के अंदर भुखमरी थी। 1983, सोचिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो फूड प्रोडक्शन था वो बहुत कम था। जो खाद्यान्न का उत्पादन था वो बहुत कम था। देखिए 1960-61 में आप खुद देखिए यहाँ पर कि आपको दिख रहा है कि केवल और केवल 80 करोड़ टन जो है वो अनाज उत्पादन होता। आज 315 करोड़ टन है। तो उस समय क्या हुआ कि जो अमेरिका था, वो गरीब देशों को क्या करता था, एक पब्लिक लॉ 480 स्कीम जो है उसके तहत अनाज देता था। उसी से हमारे यहाँ गेहूं आता था, और उसी से वो आपने देखा होगा गाजर घास नाम की खरपतवार हिंदुस्तान आ गई। अब क्या हुआ कि जब हमारे और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हुए और अमेरिका का थोड़ा सा झुकाव पाकिस्तान की ओर हुआ, तो उसने PL 480 स्कीम बंद कर दी। परिणाम ये हुआ कि भारत को फूड प्रोडक्शन के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास शुरू करने पड़े। उसी समय MS स्वामीनाथन के प्रयासों से भारत में हाईली ईल्ड वैरायटी यानी HYV वैरायटी के जो है वो गेहूं की किस्मों को विकसित किया गया, और धीरे धीरे फिर गेहूं और चावल के साथ हम खाद्यान्न उत्पादन पे आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ चले। बट प्रॉब्लम ये था कि 67-68 में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में आई, यानी जब शुरुआत हुई, उस समय जो भी इसमें इनिशिएटिव हो रहा था, जैसे हम इसमें क्या कर रहे थे, हम इसमें पेस्टिसाइड के उपयोग की बात कर रहे थे, कीटनाशक। इसमें हम जो है वो फर्टिलाइजर्स के उपयोग की बात कर रहे थे। इसमें हम उन्नत किस्म के बीजों को विकसित करने की बात कर रहे थे। पर इसके पूरे एक्सपेरिमेंट कहाँ हो रहे थे? लैब में हो रहे थे पूरे। और जब ये मार्केट में आए तो उनके रिजल्ट वैसे नहीं मिले। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप कभी पढ़िएगा, कहीं मिल जाएगा। एक पेस्टिसाइड था सेविन, जो कि एक अमेरिकन कंपनी बनाती थी, जिसको आज आप लोग जो है वो यूनियन कार्बाइड के नाम से ज्यादा जानते हैं। उसको लगा कि यार इसको लोग खरीदेंगे, किसान खरीदेंगे, और जो है वो पेस्टिसाइड का उपयोग होगा। लेकिन जब वो मार्केट में उतरे, यानी प्रैक्टिकल रूप में उतरे, तो उनके पेस्टिसाइड को ना के बराबर लोगों ने खरीदा, उस सेविन को। और उसके कारण वो कंपनी घाटे में चली गई, और उस घाटे के कारण हजारों लोगों को अपनी जान जो है वो से हाथ धोना पड़ा। क्योंकि वही घाटा मेंटेनेंस जो है वो कॉस्ट में कटिंग के रूप में सामने आया, और इतनी बड़ी दुनिया की इंडस्ट्रियल डिजास्टर भोपाल में हो गई, यही दिसंबर के महीने में, 2 और 3 दिसंबर को। यानी जब हम लैब से निकल कर प्रैक्टिकल जाते हैं, तब हमको कुछ चीजें समझ पड़ती हैं। ये कभी आप याद रखिएगा, कभी इसको ढूंढ भी लीजिएगा, सेविन पेस्टिसाइड टाइप करिएगा तो मिल जाएगी स्टोरी आपको ऐसे। यूनियन कार्बाइड सेविन पेस्टिसाइड, सेविंग हो गया वो, सेवन है एग्जैक्टली। इस पेस्टिसाइड का नाम बहुत कम लोगों को मालूम है। ज्यादातर लोग तो मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC कैसे याद रखते हैं? MIC तो है, पर MIC से बन क्या रहा? बन रहा था एक पेस्टिसाइड ब्रांड जिसका नाम था सेविन। ये जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये जो है वो इस्तेमाल होता था। ये स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है ये। तो ये कहानी की जो अगर कहा जाए, बात इसी आर्टिकल में छुपी हुई कि हम जब तक लैब से निकलकर लैंड में नहीं जाएंगे, सीधे किसानों के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तब सरकार ने इनिशिएटिव शुरू किया, और 1974 में लैब टू लैंड। तो यहाँ पर आपको मैंने एक ऑफिशियल वेबसाइट से एक आर्टिकल इसका लगाया है, कृषि विज्ञान केंद्र। Based on the recommendation of Education Commission 1964 to 66, consideration the review the Planning Commission and Interministerial Committee, future recommendation by the committee headed by the Dr. ठीक है, मोहन सिंह मेहता, अपॉइंटेड बाय ICAR, ठीक है, उसने किया। और इन 1973
द आइडिया एस्टेब्लिशमेंट द फर्म साइंस सेंटर कृषि विज्ञान केंद्र वाज, ठीक है, वर्ल्ड और द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र पायलट बेसिस द एस्टेब्लिश इन 1974 एट पौंडीचेरी अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल द तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जिसके बाद धीरे 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 ये कृषि विज्ञान केंद्र इतने बन गए कि आप एक सिंपल अगर यहाँ पर टाइप करें, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र मध्य प्रदेश, तो ऑलमोस्ट आपको मध्य प्रदेश के हर जिले के अंदर इस तरह के कृषि विज्ञान केंद्र देखने को मिल जाएंगे। नंबर ऑफ कृषि विज्ञान, आप आईसीएआर की वेबसाइट पर जाके मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ कहाँ कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ये आपको 54 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, आपको दिख रहा होगा ये जो लिस्ट डली हुई। अब आप सोचो कि मैं 54 याद कर लूँ, नहीं करना आपको, क्यों याद करना, बट आपको एक कंसेप्ट क्लियर है कि यार ये वो अप्रोच जो 1974 में शुरू हुई थी, वो कृषि विज्ञान केंद्र जो है अगर कहा जाए कैसे जो है वो खड़े हुए, कहाँ कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो जबलपुर है इनको मैनेज कैसे कर रहा है। आपको दिख रहा होगा ज्यादातर को जो मैनेज करने में जो होस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर है। चाहे वो दतिया का हो, चाहे वो अशोकनगर का हो, बुरहानपुर का हो, नीमच का हो, मंडला का हो, जहां का भी हो, आप अपने जिले का कृषि विज्ञान केंद्र भी इसमें ढूंढ सकते हैं और उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र का जो विचार है या जो कंसेप्ट है वो 1974 में इंट्रोड्यूस हुआ भारत में, 50 साल पूरे कर चुका है। कैसे एजुकेशन कमीशन ने इसके लिए काम किया, ये सब क्वेश्चंस आपके लिए यूनिक हैं। अब इसमें देखो तीन तरह के क्वेश्चन मिल गए आपको। पहला कि इस चीज को 50 साल हो गए, ये अपने आप में जो अगर कहा जाए यहाँ। दूसरा कि वो क्वेश्चन आपसे गुमराह करने के लिए पूछ ले कि फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो कहाँ जो है अगर कहा जाए स्थापित किया गया, तो भी आपको आंसर मिल गया कि वो पौंडीचेरी में स्थापित किया गया यहाँ पर। और बाकी उनका उद्देश्य क्या था, तो इतना तो आपको अभी समझ पड़ ही रहा है कि क्या जो अगर कहा जाए उद्देश्य से हमने इन कृषि विज्ञान केंद्रों को शुरू किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आ सकता है। बाकी पूरी स्टोरी मैंने आपको पीछे से समझाने की कोशिश करी यूनियन कार्बाइड से लिंक करके। अब अगला है द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए द्वितीय हरित क्रांति अभी चालू तो हो नहीं गई। इस प्रश्न को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको चीजें बता दूं। देखो फर्स्ट जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आई तो उद्देश्य था वो जो भुखमरी थी हमारे देश के अंदर, आज भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखें तो हम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है ना, मतलब आज भी उस दुनिया के नजरिए में तो आज भी हम भुखमरी वाली स्थिति में, बट टेक्निकली हम सेल्फ रिलायंस से फूड प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर हैं, हमसे कोई दो राय की बात नहीं। तो जो 60 का डिकेड था हमारे देश में रिसोर्सेज इतने नहीं थे, नए नए हम आज़ाद हुए थे, ज़्यादातर रिसोर्सेज जो अगर कहा जाए के ऊपर हम काम कर रहे थे, नई यूनिवर्सिटीज हम जो है वो खड़ी कर रहे थे। उस दौरान ग्रीन रिवॉल्यूशन का केवल एक उद्देश्य था, प्रकृति को बचाना उद्देश्य नहीं था उस समय। उस समय ये उद्देश्य था कि हम पेट कैसे भरे हमारी जनता का यहाँ पर। जैसे आज अगर कहा जाए टेक्निकली कहा जाए तो नेट जीरो तो आज ही अपना लेना चाहिए अगर आप नेचर को बचाने की बात करें। हम 2070 की बात करें क्योंकि हमें हमारे अगर कहा जाए अभी की समस्याओं को पहले पकड़ना है ना, तब जाके हम जो अगर कहा जाए बात कर पाएंगे। हम सोचते हैं कि विकसित हो जाएंगे तो हम बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे, पर्यावरण को बचा पाएंगे, रिसोर्सेज होंगे। तो क्या हुआ कि हमने HYV सीड डेवलप किए, एग्रीकल्चर में जो मशीनरीज हैं वो मशीनरी डेवलप करी, ऐसे मशीनरी के लिए कई सारे सेंटर्स खोले। ऐसा एक बड़ा प्रसिद्ध सेंटर मध्य प्रदेश में जहां एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, कल्टीवेटर है, इन सब के जो अगर कहा जाए टेस्टिंग होती है। और ये अपने आप में एशिया में सबसे यूनिक सेंटर है। अब आप नीचे लिख के बताइए कि वो सेंटर कहाँ पड़ता है। ठीक है, मैं तो अभी आपको दिखाई दूंगा 2 मिनट के बाद यहाँ पर, बट आपको बताना है इतनी देर में क्या, हाँ मैंने ये टाइप किया बिना देखे टाइप किया इंटरनेट से ढूंढे। तो अब क्या हुआ कि हमने जो है वो उन्नत किस्म के बीज जिनको HYV हाईली ईल्ड जो सीड्स होते हैं वो विकसित किए, पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक विकसित किए। उसके अलावा हमने फर्टिलाइजर्स के ऊपर काम किया, NPK के फर्टिलाइजर जो है उसके ऊपर काम किया। तो धीरे धीरे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा। कितना बढ़ा ये हमको कुछ एक रफ आंकड़े की अगर हम बात करें तो ये हम NCERT की इस बुक को फॉलो कर सकते हैं कि जहां 1960-61 में हमारा प्रोडक्शन 80 करोड़ टन था, वो आज 2021-22 के आंकड़े दिख रहे हैं 315 करोड़ टन है। और अभी लेटेस्ट जो अभी मैंने बताए थे इससे देखें तो आंकड़े और ज्यादा ऊपर तक जो है वो चले गए। लेकिन इससे कहीं ना कहीं हम प्रकृति को नहीं बचा पाए, नेचर को बचाना जो है वो हमारा उद्देश्य था, पर हम नहीं कर पाए। तो जो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर अब काम हो रहा है, अभी शुरू नहीं हुई है, अभी तो ये मतलब इनिशियल फेज के ऊपर। इसका उद्देश्य क्या है, इसके कई सारे उद्देश्य हैं। एक, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब ऐसी खेती करना
जो भविष्य में प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए और जमीन की फर्टिलिटी को बनाए रखे, जैसे जैविक खेती हम करें। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर की जगह जो है वो मेनूर का इस्तेमाल करें, ने गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें। नाडेफ नाम की एक महाराष्ट्र की विधि है जिससे हम कंपोस्ट बनाते हैं, उसका हम लोग इस्तेमाल करें। और भी कई तरह से हम कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, उसका यूज करें। ठीक है। आपके जो है वो पेस्टिसाइड्स के स्थान पर जो है वो जैविक पेस्टिसाइड्स का, जैसे नीम का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, सड़ी हुई छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये यूज करें। इससे क्या होगा कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर हम बढ़ेंगे। ये ध्यान रखना है, यानी इसका पहला उद्देश्य तो होगा कि हमको इस प्रकृति को बचाना है, जमीन को बंजर नहीं होने देना। आज आप कभी पंजाब में जो ये आंदोलन चल रहे हैं ना, पंजाब के किसानों की समस्या नहीं, एक्चुअल उन्होंने जमीन से इतना उत्पादन ले लिया, इतना उत्पादन ले लिया कि अब वो जमीन टेक्निकली बंजर हो चुकी है। उसकी खुद की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। खुद की जो उसको अपने आप को जैसे कहते हैं ना रीस्टोर करने की कैपेसिटी, वो खत्म। दूसरा कि भाई चूंकि आने वाले समय में हमेशा पर्यावरणीय चुनौतियां मुद्दा रहेंगी, तो जो भी हम एग्रीकल्चर में करें उसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की जो है वो बात करें। ऐसी फसलें, आज आपने देखा होगा, अचानक कभी बाढ़ आ जाती है, अचानक कभी ठंड पड़ जाती है। अभी आज मैं सुबह पेपर में पढ़ रहा, आपने भी पढ़ा होगा कि भोपाल में 3.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इतने टेम्परेचर पे आप समझो पाला पड़ेगा। पाला पड़ेगा तो निश्चित रूप से चने की फसल बर्बाद हो। ये ध्यान रखना, मतलब पत्तियां क्या हो जाएंगी, जब बर्फ जम जाएगी उन पे तो गलना है, और गल के फसल बर्बाद हो, जिसको अपन बोलते हैं ना मावठा। तो वो अच्छा है, ओस गिर रही है, बट वो ओस पाले में कन्वर्ट हो जाए, यानी जो कंडेंसेशन के लिए जो टेम्परेचर है, मतलब जिसमें पानी का संघनन होता है, वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चले जाए तो उसको जो है वो फ्रॉस्ट यानी पाला बोलते हैं। तो अब ऐसी फसलों के ऊपर काम करना है जो टेक्निकली इस जलवायु परिवर्तन के जो है प्रतिकूल असर को सहन कर सके। जस्ट लाइक हैवी वॉरिस में उनको दिक्कत ना हो, कम से कम पानी में वो लग सके। आजकल आपने सोचा ना, सीरियन ने मिलेट को क्यों करें यार, वो बुरी से बुरी परिस्थितियों में चल जाते हैं। आप कभी सीरियन को देखेंगे, मतलब पानी ना मिले तो भी ठीक है, खूब मिल जाए तो भी ठीक है, तब भी वो सरवाइव कर जाए। इसलिए सरकार सोच रही है ना कि मोटे अनाजों के ऊपर जो है वो हम काम क्यों नहीं करते, हमको उन्हीं के ऊपर काम करना, तो उसका जो है वो कंसेप्ट जो है वो ये आपको याद रखना। तो एक तो ये है। लेकिन चौथा जो पॉइंट है कि खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होना, ये उसका उद्देश्य नहीं, ऑलरेडी बन चुके हैं। कितना आत्मनिर्भर है आप सोचिए। मैं आपको एक रामविलास पासवान का, आप कभी ट्वीट ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, जिस समय कोविड की फर्स्ट लहर आई थी, तो रामविलास पासवान जी अब तो हमारे बीच नहीं है, उस समय वो जो अगर कहा जाए कि कृषि से संबंधित मंत्रालय देखा करते थे, तो उन्होंने एक ट्वीट किया था कि भारत की जनता को इस बात से चिंतित होने की जरूरत नहीं कि हमारे पास फूड ग्रेन कितना है। हम आज भी अपने देश की जनता को 2 साल तक अनाज उपलब्ध करा सकते हैं, अगर कुछ भी प्रोडक्शन ना हो तब भी। इतना बफर स्टॉक जो है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रख रखा, एफसीआई के पास। है ना, हम फूड प्रोडक्शन में तो सेल्फ रिलायंस है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं, आत्मनिर्भर। बाकी चीजों को कैसे करेंगे, इसके लिए जो है वो, तो एक तो ये याद रखिएगा कि कोई आपसे जब भी प्रश्न आए कुछ भी पूछ सकता है, गॉड नोस क्या पूछेगा। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो अप्रोच होगी वो केवल और केवल इस बात पे होगी कि जिस सेक्टर पे हम काम नहीं कर पाए, जैसे फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम पल्सेस पे बहुत बात नहीं कर पाए, दलहन फसल, तो आज हमारी उद्देश्य है कि हम डाइट के अंदर प्रोटीन को कैसे बढ़ाएं। आज आप देखिएगा कि जो डेफिशिएंसी होती है ना, जैसे महिलाओं को, या अगर कहा जाए जो लैक्टिक मदर है, जो धात्री माता है, या जो टीनेजर गर्ल्स हैं, जो बच्चे हैं, इनको कभी फूड रिलेटेड नॉर्मल डेफिशिएंसी नहीं होती, इनको प्रोटीन डेफिशिएंसी ज्यादा होती है। क्योंकि हमें खाना तो मिल रहा है, अनाज तो मिल रहा है, रोटी तो मिल रही है, बट उसके साथ जो अगर कहा जाए प्रोटीन कितना मिल रहा है, तो कभी आपका कोई फ्रेंड हो आंगनबाड़ी में पूछेगा, वहां जो सप्लीमेंट्री फूड सरकार दे रही है, जिसको हम लोग पूरक पोषण आहार बोलते हैं, उसमें मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि आपको जो है बेसन की बर्फी मिलेगी, कहीं खिचड़ी मिलेगी, इस तरह की चीजें कि आपकी प्रोटीन नीड्स। क्योंकि जो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन होता है, पीएम जिसको कहा जाता है, वो चैलेंजिंग। तो इसमें हम इस पे भी बात कर रहे हैं ना कि यार हमको दलहन फसलों के ऊपर कैसे काम करना है, प्रोटीन ऐसी फसलें विकसित करना है जिससे प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हो। ठीक है, ऐसी फसलें विकसित करना है जो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में जो है वो सरवाइव कर जाए। ये सब सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का विचार है। और ये तभी पूरा होगा जब हम कृषि को इस तरह से करें कि वो सतत हो जाए, संधारणीय किसी जिसको कहा जाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कि आज आप जिस जमीन का उपयोग कर रहे हैं, ये सोचें
कि आपका पोता, आपकी पोती भी उस जमीन का उपयोग करेगी जो हमारे पूर्वज सोचते थे। उन्होंने अपने संसाधनों को इस तरह से यूटिलाइज किया कि वो अपनी आने वाली, वही कारण है कि आज आप उनके लगाए हुए वृक्षों के फल खा रहे हो। आपने और मैंने तो कोई ऐसा वृक्ष लगाया ही नहीं होगा। केवल वो दिखावे के लिए, यूट्यूब के वीडियो के लिए, रील के लिए एक पेड़ लगा दिया, उसके बाद आपको भी होश नहीं है कि वो पेड़ कहाँ गया। लेकिन उनने जो लगाए हैं उनका भोग उपभोग हम कर रहे हैं। ये है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करें। आज के किसान क्या करते हैं, गाय लेकर आते हैं, 1 सेकंड बस लूंगा, आपका बहुत अच्छा आर्टिकल है, आपको काम आएगा। गाय लेकर आते हैं, भैंस लेकर आते हैं, उसको ऑक्सीटोसिन के इतने इंजेक्शन ठोकते हैं, उनको लगता ही नहीं कि इसको मेरे को 5 साल 8 साल चला है, 2 साल दूध दे दे, पैसा कमा लूं। उसके बाद किसी बूचड़ खाने में वो बेचारी भैंस जाके कटती है। हम कई बार देखते हैं, यार ये तो बड़ी हेल्दी भैंस है, अरे यूट्रस ही बर्बाद कर दिया उसका। क्योंकि कभी भविष्य के लिए सोचे ही नहीं, वर्तमान संसाधनों पे बात करना है बस, दुनिया से क्या लेना देना। तो आपको एक पूरा कंसेप्ट मैंने इसलिए इतनी मतलब इसकी विस्तार से चर्चा करी कि आपको समझ पड़े कि एग्जैक्टली जो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन है, जो कि एक विचार के अभी शुरू ही नहीं हुई है सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। वो जो एक वर्ड यूज बोल रहा था सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की रणनीति, मतलब अभी सरकार क्या क्या कदम उठा रही, तो हमको लगता है कि ये कदम सरकार उठाना शुरू कर चुकी है। तो इनके ऊपर हमको काम करना है यहाँ पर। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर नहीं है। ये उसी इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। चना, दलहन फसल, सोयाबीन और तिलहन। तो चने के उत्पादन में नंबर वन, दलहन में नंबर वन और सोयाबीन में भी नंबर वन, तिलहन में नंबर वन नहीं है। तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करें? अगर हम यहाँ देखें, यहाँ तो ये है चना, चने में नंबर वन है, हमको कोई चेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, 3.19 है, महाराष्ट्र का फिगर हमसे काफी नीचे है। टोटल पल्सेस में भी मध्य प्रदेश को कोई चेस नहीं कर सकता, काफी बड़ा डिफरेंस है, 4 और 6.12 यहाँ पर, यानी गैप देखना जरूरी है। इसमें हम जो है वो अगर कहा जाए। फिर नीचे जाए सोयाबीन, ऐसे भी पहले एग्जैक्टली क्या था, अभी पिछले साल तक मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में सोयाबीन ज्यादा होता था। अब आजकल किसानों ने क्या करा कि उनको ये समझ पड़ने लगा कि जो चावल है, ठीक है, यानी जो धान की फसल है, उससे जमीन उनकी बर्बाद हो रही है। आप में से कोई अगर कृषि से जुड़ा होगा तो उसको ये मालूम होगा कि जो चावल की फसल होती है उसका नुकसान क्या होता है। एक तो उससे बड़ा नुकसान ये कि जमीन में जब पानी उसमें स्टोर होता है तो जो न्यूट्रिशंस हैं वो बहुत ज्यादा नीचे रिस कर चले जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर कहा आ जाए कि नीचे चले जाएंगे, लीचिंग बोलते हैं इसको, इसमें जमीन के नीचे चले जाते हैं। दूसरा, कि वो जमीन जहां पर ये फसल होती है वहां जमीन के अंदर सॉल्ट यानी लवण की मात्रा बढ़ जाती है, तो दूसरी फसलों के लिए चैलेंजेस होते हैं। और ऐसे भी चावल की फसल जहाँ होती है वहाँ मीथेन गैस का उत्पादन होता है। इससे उस जमीन की अगर कहा जाए कि जो उर्वरकता है उसके ऊपर असर पड़ता है। इसमें कोई चावल अगर आप 40 साल 50 साल किसी जमीन पे बो लेंगे ना तो वो खत्म ही हो जाएगी। ये केवल वही है जहाँ नदियां हर साल मिट्टी बहा कर ला रही हैं, जलोढ़ मिट्टी, बांगर खादर, वहां के लिए चावल बढ़िया है। आप सोचोगे नॉर्मल खेत जहाँ की मिट्टी में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा, वहां के लिए तो चावल चैलेंजिंग है। तो आप फिर से मध्य प्रदेश का किसान सोयाबीन पे आने लगा। तो सोयाबीन में नंबर वन है। ऑयल सीड जो दिख रहा है हमको उसमें हम सेकंड नंबर पे, फर्स्ट पे राजस्थान है, सेकंड पे हम जो है वो अगर कहा जाए। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको चारों जो है वो फिगर मैंने बता दिए कि कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, यहाँ पर ये फिगर यहाँ लगा भी हुआ है। फिर अगला है कपास के 3 शीर्ष उत्पादक। ये मैंने इसलिए लिए ये 3 4 क्वेश्चन तो क्योंकि मुझे मालूम है कि करंट से क्वेश्चन वो कनेक्ट करेगा। डिस्क्रिप्टिव भी लिए हैं बहुत सारे क्वेश्चन और ये वाले भी लिए। तो कपास के 3 शीर्ष उत्पादक राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। तो इसमें मध्य प्रदेश नहीं है, क्यों नहीं है? तो यहाँ पर आप देखिए, ये है कॉटन। कॉटन में गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना टॉप 3 स्टेट्स हैं। शुगर केन में जो है वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका टॉप 3 स्टेट्स हैं। यानी इस हिसाब से जो कॉटन है हमारे यहाँ होता है, मालवा तो अपने कॉटन के लिए फेमस ही है। बट अभी अगर हम इस इकोनॉमिक सर्वे के 3 स्टेटमेंट्स देखें जो अभी आए हैं, उनमें हम जो है अगर कहा जाए बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहे। फिर अगला आता है मिलेट्स। मिलेट्स पे क्वेश्चन तो बनना ही है, क्योंकि देखो मिलेट जिनको हम लोग श्री अन्न भी बोलते हैं, ये ऐसी फसलें हैं जो प्रकृति ने एनवायरनमेंट के चैलेंजेस के लिए बना के भेजी हैं। अब देखिए, सबसे ज्यादा प्रकृति के चैलेंजेस को झेल रहा है अगर कोई कॉन्टिनेंट तो वो है अफ्रीका। वही हाल होंगे अफ्रीका जैसे एशिया के, यूरोप के, आने वाले 25 50 साल के बाद सब ये ऐसे ही होने वाले हैं। अफ्रीका कितनी मार झेल रहा है,
आप आज ही का, आज 17 दिसंबर है, आज ही के दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल आया है। फ्रांस की एक कॉलोनी, नीचे नाम लिखिए कितना आप पेपर से अपडेट है। मैं बार बार आपसे इसलिए लिखवाता हूँ कि मेरे को तो पता है, बट आप कितना अपडेट पढ़ रहे हैं। फ्रांस की एक कॉलोनी में भी एक साइक्लोन आया और 1,000 से ज्यादा लोग, मतलब ऐसा एक माना जा रहा है, मारे गए। प्रकृति तो बदला लेने के लिए तैयार खड़ी है। तो अफ्रीका का डार्क कॉन्टिनेंट, वहां की परिस्थितियां बहुत बुरी हैं। अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा मोरक्को में बाढ़ आ गई। मतलब कोई सोच नहीं सकता कि जो है वो, अगर कहा जाए कि डिजर्ट में बाढ़ आ रही है, यह हाल है। तो भारत के बाद विश्व में मोटे अनाज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है? तो आंसर है नाइजर। हम कैसे इसको जस्टिफाई करें? तो स्क्रीन पर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ ऑफिशियल फिगर्स दिख रहे हैं। इन फिगर्स को देखें तो इंडिया के स्टेट्स के यहाँ पर फिगर्स हैं। जैसे इंडिया में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये आपको फिगर दिख रहे हैं। हम ऐसे भी जानते हैं कि मोटे अनाजों में राजस्थान हमेशा नंबर 1 रहेगा। ग्लोबल सिनेरियो में बात करें तो इंडिया के बाद जो है वो नाइजर है, नाइजर के बाद चाइना है। ओवरऑल एक और अगर हम भारत सरकार के जो है अगर कहा जाए एपिडा के फिगर देखें, एपिडा क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इस फिगर में आप देख रहे होंगे इंडिया दुनिया के टोटल मिलेट्स का, मोटे अनाजों का 38.40, इसमें मक्का नहीं आता, ध्यान रखना ना, मोटे अनाजों में मक्का मोटे अनाज के डेफिनेशन में नहीं आता। तो उसमें मिलेट में 38.40% भारत का उत्पादन है। दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा होगा नाइजर है, जो 11.85 है। तीसरे नंबर पे है चाइना, चौथे नंबर पे है नाइजीरिया। ये आप याद रखिएगा, इसमें कोई क्वेश्चन जो है वो एक, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, यहाँ पर बन सकता है। ये मेरा क्या फोन आ गया ना एकदम से तो यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं नाइजर की, नाइजीरिया की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो एग्जाम में जो है वो कवाड़ा कर होगा, ले सर ने तो नाइजीरिया बताया था। तो इंडिया नंबर 1 अकॉर्डिंग टू देखो, जो ये डिफरेंस दिख रहा है ना परसेंटेज का, इसको आप चेंज नहीं कर सकते कि 38% से चाइना आ जाए उसके ऊपर। तो ये गैप, हाँ, ये फिगर जो है अगर कहा जाए जैसे इथोपिया और सेनेगल, थोड़ा बदल सकता है यार। 3.73% है दुनिया में, और ये 3 पॉइंट, इनमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। बट जो बड़े गैप्स, यानी हमारे दिमाग में ये साफ कंसेप्ट है कि यार इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा मोटे अनाज पैदा कर रहा है। और इंडिया के इनिशिएटिव से ही जो अंतर्राष्ट्रीय जो अगर कहा जाए मिलेट वर्स हमने डिक्लेयर कराया, एक पूरा सार मिलेट के ऊपर सरकार ने चर्चा करी। क्यों करी? क्योंकि हम पूरी दुनिया में इसको लीड कर रहे हैं। ठीक है। तो जो चीज हम लीड करते हैं ना उसमें हम सबसे आगे आते हैं। जैसे अभी देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025, हमने सहकारिता को खड़ा करा दुनिया के लिए, तो हम लीड करेंगे। जब हम मिलेट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ मिलेट्स हैं, इसलिए हम दुनिया को लीड करने की जो है वो बात करें। योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, क्यों? दुनिया में योग और कहाँ देखने को मिलेगा? बाकी देशों ने हमसे ही तो सीखा ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन लिंक भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है उसमें। तो इंडिया, इंडिया के बाद नाइजर, नाइजर के बाद चाइना, नाइजीरिया और माली, ये टॉप 5 कंट्रीज आप एक स्टार बना के लिख लीजिए। इसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो पंच हो सकता है। अब अगला है कि बंगाल में 40 के दशक में आए अकाल के बाद खाद्य सुरक्षा के लिए निम्न में से किस व्यवस्था को शुरू किया गया? राशन व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, और उपरोक्त सभी। तो आंसर है राशन व्यवस्था। अब ये प्रश्न मैंने क्यों लिया है, इसके लिए हमको थोड़ा सा एक एनसीईआरटी की बुक पर जाना पड़ेगा। आपको देखा होगा कि भारत में खाद्य सुरक्षा के ऊपर ये आर्टिकल एनसीईआरटी में है। इस आर्टिकल में एक स्टोरी छपी है, वो स्टोरी में यहाँ से आपको, मतलब वही स्टोरी जो है वो पढ़ के सुनाऊंगा, तो उससे आपको समझ पड़ेगा कि ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे। तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर पूरा आर्टिकल यहाँ से यहाँ तक, भारत में आप खुद भी एनसीईआरटी की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा सिंपल टाइप करिएगा भारत में खाद्य सुरक्षा, एनसीईआरटी कर दीजिएगा, तो ये बुक आपको आसानी से मिल जाएगी। उसी से प्रश्न आ रहे हैं, और कहीं से प्रश्न जो है वो आते नहीं। प्रश्न आने की जो है अगर कहा जाए मतलब जो पैटर्न्स हैं वो यहीं से। तो इसके अंदर एक पूरा आर्टिकल छपा हुआ है। मैं थोड़ा सा नीचे आपको वो आर्टिकल ही दिखा देता हूँ। ये यहाँ से हम चले गए, एक सेकेंड है ना, थोड़ा सा नीचे। अच्छा आर्टिकल है ये। तो यहाँ आर्टिकल में क्या लिखा है कि भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल में अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबों को उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक में जो अगर कहा जाए, अपनी एनएसएसओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली पे काम करना चाहिए। ठीक है। फिर आईसीडीएस शुरू करा, उसको भी 50 साल हो रहे हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिनसे आंगनवाड़ियाँ चल रही हैं।
1975 से ये 50 साल पूरी कर रही है 2025 में। ये भी क्वेश्चन 101% है कि आपको एग्जाम में आना है। आईसीडीएस का आप सब भी महिला बाल विकास अधिकारी बनोगे एमपीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद, वो भी पोस्ट है एमपीपीएससी के अंदर। तो ये भी जो है वो शुरू किया गया। इस तरह से अगर कहा जाए कि आपको एक आर्टिकल लिखा हुआ जो है वो मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। यानी राशन व्यवस्था की जो है वो शुरुआत से जुड़ा हुआ। फिर इसी को जोड़ा गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। ये एग्जैक्टली बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। सरकार इसको चलाती कैसी है, मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम के रूप में समझाने की कोशिश करता हूँ। हम ऐसे समझें कि ये हमारे पास है फार्मर, यानी ये यहाँ पर हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया इसको रफली, ये अनाज लगा हुआ है ना, इसको आप मान लो कि ये किसान है। किसान ने अनाज पैदा किया। अनाज को सबसे पहले खरीदा किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, यानी सहकारी समिति ने। यहां पर अपन ने सहकारी समिति लिख दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इसने खरीदा किस पे करा, एमएसपी के ऊपर खरीदा, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस पे इस पे लिया। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो अनाज खरीदा, ये अनाज कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से गया एफसीआई को। एफसीआई के दो काम, भारत में बफर स्टॉक को मैनेज करना। मैं अभी आपको एफसीआई की वेबसाइट दिखा दूंगा। एफसीआई का जो एक्ट था उसका उद्देश्य ये था कि हम भारत के लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित कराएं और उसका बफर स्टॉक मैनेज करें। तो ये एफसीआई तक गया। एफसीआई से फिर जो अगर कहा जाए, ये पीडीएस में गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस कहते हैं। अब नेशनल जो अगर कहा जाए फूड एक्ट के तहत पीडीएस उसका हिस्सा है। और पीडीएस से होते हुए ये पहुंचा फेयर प्राइस शॉप। ठीक है, हिंदी में बोलें तो उचित मूल्य की दुकान। इस तरह किसान जो अनाज पैदा करता है उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी खरीदती है, उससे वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास जाता है एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। ये पूरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही है, के तहत जो है वो फेयर प्राइस शॉप से बिकता है। इसमें इतने सारे लीकेज थे, इतने लीकेज थे कि आप सोच नहीं सकते। इन लीकेजों को दूर करने के लिए ही सरकार जो है वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लाई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो फूड एक्ट है उसका उद्देश्य ही जो अगर कहा जाए फूड सिक्योरिटी एक्ट का यही था। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो अगर कहा जाए कि का कंसेप्ट यहाँ से निकल कर आया, ये आपको समझ पड़ गया। ये राशन कार्ड और इसमें जो है वो जो अगर कहा जाए बुनियादी अंतर। दूसरा एमएसपी। एमएसपी का मतलब है कि बिचौलियों से देखिए किसान के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि वो अपना अनाज जो है वो सीधे सरकार को बेच दे, तो सरकार एक सही कीमत के ऊपर अनाज खरीद ले, या व्यापारी को बेच दे। व्यापारी तो बोलेंगे इसमें अनाज खराब है और इसमें कीड़े लगे हुए हैं और इसमें मिट्टी बहुत है, ये साफ नहीं है। तो वो बहुत बेचारे को जो है वो कम कीमत देते हैं और कई बार पेमेंट भी टाइम पे नहीं करते। तो इसीलिए क्या करा कि सरकार ने 60s के डिकेट में काम करा सीएसीपी पर। सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। सीएसीपी आज तय करती है, यहां पर हम सिंपल एक सीएसीपी ले लें। सीएसीपी ये जो है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हम चले जाएं। नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये 1965 में खड़ा हुआ। मतलब कोई पूछेगा कि हम एमएसपी की कहानी के इतिहास को कितने पीछे ले जा सकते हैं, तो हम 1965 तक जो है वो पीछे ले जाके काम कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस इन ए अटैच्ड द ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स कम टू एक्सिस्टेंस इन जनवरी 1965। करंटली द कमीशन कंप्राइज द चेयरमैन मेंबर सेक्रेटरी डस डस डस। यहाँ पर इसका काम है एमएसपी तय करना। नीचे लिखा हुआ है सीएपीसी रिकमेंडेड एमएसपी फॉर 23 कमोडिटीज विच आर कंप्राइज 7 सीरियल। सीरियल मतलब खाद्यान्न फसलें, ये जो लिखी हुई यहाँ पर। 5 पल्सेस यानी इसके अंदर पल्सेस क्रॉप्स की बात हो रही है। 7 ऑयल सीड्स यहाँ पर एंड 4 कमर्शियल क्रॉप्स, ये यहाँ पर पूरी लिस्ट डली हुई। इनमें से किसी के बारे में भी आपको पता करना हो तो इसकी वेबसाइट से आप देख सकते हो। यहाँ पर इसमें खरीफ के अभी लेटेस्ट रिपोर्ट मिल जाएंगे। आपको लग रहा है कि बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट इसकी देखना है, तो इस उसमें से भी सिंपल कंसेप्ट है। आप सीएसीपी के बाद पीआईबी टाइप, तो उसमें क्या होगा, जो सबसे लेटेस्ट जो सरकार जो रिकमेंडेशन दे रही है वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये तो खैर पुराना खुल गया, बट एमएसपी आप उसको करके आप देखेंगे तो आपको सबसे लेटेस्ट वाले आंकड़े जो है वो यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे ये आपको दिख रहा है 6 फरवरी 2000 यहाँ पर। तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस वेरियस क्रॉप्स यहाँ पर अलग अलग दिख रहा है ना। पेडी यानी धान के लिए क्या है, ज्वार के लिए क्या है, रागी बाजरा, ये खरीफ की क्रॉप्स है। इससे एक फायदा ये भी मिलता है
कि खरीफ में कौन सी फसलें आती हैं, रबी में कौन सी फसलें आती हैं। जैसे ये रबी है तो हमको दिख रहा है कि गेहूं है, जौ है, चना है, ठीक है, मसूर है, ठीक है, सरसों है, सनफ्लावर है, ये सब जो है वो रबी की क्रॉप्स है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। हाँ, तो ये जो है वो अगर कहा जाए, हम आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये एमएसपी का कंसेप्ट, तीनों बातें अलग अलग हैं, प्रश्न आपको समझ पड़ेगा। या मैंने स्क्रीनशॉट इसका जो है वो लगा दिया, आप इसको आसानी से इससे कर सकते। फिर अगला है वर्ष 1992 में, ये सब फूड सिक्योरिटी से संबंधित प्रश्न है ना, खाद्य। वर्ष 1992 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दक्ष और लक्षित बनाने के लिए संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत लगभग कितने ब्लॉकों में की थी? तो आंसर है इसका 1775। अब समझिए, देखिए सबसे पहले हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू किया। फिर हमको लगा कि यार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत कमियां हैं, इसको रिवाइज करना पड़ेगा, एक्चुअल जिसको लाभ चाहिए उस तक तो पहुंचाएं। तो हमने आरपीडीएस लेकर आए। आर है ना, रिवाइज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर लगा 97 में, ये 92 की घटना है ना, 97 में लगा कि नहीं यार, एक वर्ग इसके ऊपर टारगेट करना चाहिए, कि कौन एपीएल होगा, कौन बीपीएल होगा, बिलो पावर्टी लाइन में किसको रखेंगे, अबव पावर्टी लाइन में किसको रखेंगे। तो फिर जो है वो उन्होंने टी, जो अगर कहा जाए पीडीएस में, जो आरपीडीएस था उसको एक नया टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया। तो पहले तो आपको याद रखना है, यहाँ पर ये मैंने आर्टिकल लगाया, यहाँ 1700 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है अप्रॉक्स लिखा है, ये एनसीईआरटी में 1700 लिखा है, बट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे आप तो उसमें लिखा है कि जो अगर कहा जाए आरपीडीएस, जो अगर कहा जाए 1992 में इंट्रोड्यूस हुई, और इसमें 1775 जो है वो ब्लॉक्स शामिल किए गए। इसके अलावा अगर आप इस एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करते हैं तो आपको एक चार्ट मिलता है। ये चार्ट हमको बताता है कि हमने 92 तक पीडीएस चलाया, फिर उसके बाद जो है वो 92 में जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करा आरपीडीएस, फिर उसके बाद हमने जो है वो 1997 में जो है वो शुरू करा टीपीडीएस। टीपीडीएस में पहली बार हमने एपीएल और बीपीएल को अलग अलग क्लासीफाई किया, कि हम जो अगर कहा जाए कि ब्लो पावर्टी लाइन वाले को कहाँ रखेंगे और अबव पावर्टी लाइन वाले को कहाँ रखेंगे, उनके लिए अलग से राशन कार्ड बनता है। अब बीपीएल को फैमिली को कोई बिलोंग करता है तो राशन कार्ड भी अलग बनेगा। इस तरह से भारत में ये फूड सिक्योरिटी को लेकर भारत सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो शुरू से अब तक उठाएगा, और इस दिशा में सबसे आखिरी कदम यहाँ नहीं मिले। वो आखिरी कदम जो है वो ऐसे तो हमको दिख रहा है कि यार खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में इंट्रोड्यूस किया, बट अभी 2020 में भारत सरकार ने एक योजना शुरू करी, जो अभी हम आ रहे हैं आगे। जितने क्वेश्चन मैं बोलता हूँ उनको नीचे आप कोशिश करा करें। ठीक है, अगर आपको अच्छा तैयारी करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना खुद कितना अव्यय है। तो जैसे अभी मैंने पूछा था वो ट्रैक्टर ट्रेनिंग वाला है ना, तो मैं अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो मैंने पूछे वो तो मैं बता देता हूँ। बुधनी ट्रैक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आप केवल इतना टाइप कर लीजिए, है ना, हालांकि ये सेंटर मशीनरी के अंतर्गत आता है, हम वैसे भी कर सकते हैं। ये अपने आप में एशिया में यूनिक इंस्टीट्यूशन है, और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की देन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब इसको टेक्निकली जो सही पहचान मिली वो ग्रीन रिवॉल्यूशन से मिली, क्योंकि तभी हमको आधुनिक मशीनरी की जरूरत पहली बार बड़े पैमाने पर महसूस हुई। तो सेंट्रल फार्मर मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बुधनी, बुधनी पड़ता है सीहोर जिले में। हालांकि आजकल एक नया कंसेप्ट चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, उससे भी बचिएगा। कुछ टीचर या कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कौन से जिले में क्या होगा, अभी कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, कि जो है वो अगर कहा जाए बुधनी सीहोर की जगह होशंग नर्मदापुरम में आ जाएगा, पीथमपुर धार से जो है वो इसमें इंदौर में आ जाएगा। अरे क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं भाई, हम कंफ्यूज ना करें स्टूडेंट को। अगर आज मैं बोल दूं कि बुधनी जो है अगर कहा जाए नर्मदापुरम में आ जाएगा, वहाँ एग्जाम हॉल में यार सर ने तो बोला था नर्मदापुरम, पता चले वो नर्मदापुरम ही लगा है। वो रिपोर्ट आएगी, सरकार का गजट नोटिफिकेशन आएगा, जिले की सीमाएं ऑफिशियली चेंज होंगी, उस दिन बात की जाएगी। अभी कल्पनाशीलता में हमको दौड़ नहीं लगाना। तो अभी तो वो सीहोर जिले में। तो ये जो है वो हिंदुस्तान में अपने आप में यूनिक इंस्टीट्यूशन है। यूनिक, ये लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर मशीनरी यूटिलाइज ट्रेनिंग सेंटर इन 1955 में इसको शुरू किया गया। और फिर धीरे धीरे ये जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, तब जो अगर कहा जाए ये अपने इस रूप में जो अगर कहा जाए पहचान में आया। द सेंटर वॉज रीनेम द ट्रैक्टर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग स्टेशन इन 1983। ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था यहाँ पर एग्जाम, अभी मतलब थोड़ी देर पहले, कि आपने कितना स्कोर किया। तो पीडीएस 92 तक, आरपीडीएस 92 से 97 तक, टीपीडीएस 97 में इंट्रोड्यूस हुआ।
ये हमको पता होना चाहिए। फिर अगला है, भारत में किस मोटे अनाज का, यानी मिलेट्स का, जो अगर कहा जाए उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो कुटकी, है ना? तो इसके लिए हम ऑफिशियली फिगर देखें यहाँ पर, तो अभी आपको 2023-24 का जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट दिख रहा है, वो साफ बोल रहा है कि इसको बदल तो कोई नहीं सकता। 62% बाजरा, फिर 26% ज्वार, फिर 9% रागी, और फिर 3% स्मॉल मिलेट्स, छोटे कोदो कुटकी स्मॉल मिलेट्स में आ जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रागी। आप में से अगर किसी के परिवार में किसी व्यक्ति को हड्डियों संबंधित चुनौतियां, कैल्शियम की कमी, खासकर ऐसी बच्चियां या लड़कियां या महिलाएं जिनकी उम्र 35 साल से ज्यादा हो गई है, उनको बॉन से संबंधित चुनौतियां धीरे धीरे आना शुरू हो जाती, क्योंकि महिलाओं की बॉन डेंसिटी पुरुषों की बॉन डेंसिटी से कम होती है। तो उनको अपने खाने में जो अनाज यूज करते हैं उसमें थोड़ा सा रागी का उपयोग करना शुरू कर देना चाहिए, ज्यादा नहीं कि रागी रागी खाए। उससे क्या होता है, रागी का बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, बहुत ही रिच, सबसे रिच सोर्स अगर कैल्शियम के आप ढूंढोगे तो उसमें रागी का नंबर भी आएगा। तो रागी को मिलाकर उससे बनाएं, तो जिससे कि हड्डियों संबंधी चुनौतियों से भी हम बच सकते हैं। बाकी आप ऐसे इस तरह का एक चार्ट बना के लिखेंगे कि बाजरा है, बाजरा के बाद ज्वार है, ज्वार के बाद रागी है, और स्मॉल मिलेट्स, यानी स्मॉल मिलेट्स की कंट्रीब्यूशन बहुत कम। तो यहाँ पर, और इसमें भी सबसे ज्यादा अगर स्टेट वाइज देखें, ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि हम टॉप स्टेट्स में अपनी रोल नहीं प्ले कर पा रहे, यानी राजस्थान 32%, फिर उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश। यानी भारत के अंदर जो मिलेट्स हैं उसमें कुल मिलेट उत्पादन में हमारा कंट्रीब्यूशन है 7%। ठीक है, ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है इन फ्यूचर, अभी तो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आंकड़े हैं हम उसी की जो है वो बात कर रहे हैं यहाँ। अगले के ऊपर आते हैं, खाद्य सुरक्षा के लिए, एक सेकेंड, खाद्य सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत अक्टूबर 2007 में की गई, बिल्कुल सही। ठीक है, अब ये भी मैं बता देता हूँ कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम था उसके प्रावधानों को इसमें बाद में जोड़ा गया। चलो पहले तो अपन क्वेश्चन कर लेते फिर देखें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2007 में की गई, राइट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुरुआत में जो उद्देश्य था वो चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाना था, कि किसी तरीके से हम फूड प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। तो फूड ग्रेन, और उसके अलावा जो अगर कहा जाए कि हम जो दलहन फसलें हैं उनके उत्पादन को आगे। तीसरा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत 2020 में की गई, ये बिल्कुल सही है। अप्रैल 2020 में ये योजना शुरू हुई। मोटा मोटा माने तो 81 करोड़ लोग इस योजना के अंदर हैं आप। और अभी जनवरी 2024 में भारत सरकार ने इसको, ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जनवरी 2024 में भारत सरकार ने इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। ये ध्यान रखिए ना, इसको अभी 5 साल के लिए बढ़ा दिया है इसी साल जनवरी में। चौथा है, रियायती दरों पर गेहूं का आटा और चावल उपलब्ध कराने के लिए भारत ब्रांड का संचालन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एफसीआई कर रहा है, ये गलत है। भारत ब्रांड तो है, इससे हम इस नाम से आटा और जो है वो चावल आदि खरीद सकते हैं, बट ये एफसीआई इसको नहीं चलाता। ठीक है, इसको चलाने के लिए जो है वो अगर कहा जाए दो एजेंसीज काम करती हैं। एक तो है एनसीसीएफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है यहाँ पर, नेशनल जो है अगर कहा जाए एनसीसीएफ को अगर हम बात करें तो नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मेन एजेंसी तो यही जो इसको चला रही। दूसरा, इसकी मार्केटिंग कर रहा है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नाफेड। जिन प्लेटफॉर्म्स पर इसको बेचा जा रहा है उसमें जो अगर कहा जाए कि ये जो है वो अगर कहा जाए इसकी मार्केटिंग ये कर रहा है। तो दोनों की बातें जो है वो यहाँ पर निकल कर जो है वो बात साफ हो गई कि हमारे सामने जो है वो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक, दूसरा अगर कहा जाए कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिख रहा होगा, भारत ब्रांड ऑफ द फूड आइटम डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द ऑन रिटेल आउटलेट इन द मोबाइल डेस डेस डेस, ये यहाँ पर पूरा पड़ सकता है। इस समय ये जो अगर कहा जाए आपको ये चीज समझ पड़ रही होगी कि इसमें ये क्वेश्चन जो है वो बन सकता है या इस पे ये क्वेश्चन कुछ आ सकता है। अब वो कैसे आएगा वो देखने वाली बात है। तो मैंने आपको समझा दिया कि चारों क्वेश्चन की अपनी एक वेटेज है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू की गई, ये आ सकता है। हाल ही में इसे किस वर्ष तक के लिए एक्सटेंड किया गया, ये आ सकता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब शुरू हुआ, ये आ सकता है। शुरुआत में किन अनाजों को या किन जो अगर कहा जाए फसलों को इसमें रखा गया, ये आ सकता है। ये सब क्वेश्चंस इसमें जो है वो पंच हो सकते हैं।
अब चूंकि भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने में बड़ा रोल है एम एस स्वामीनाथन का, इसलिए एम एस स्वामीनाथन पर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला तो जो है कि वर्ष 1987 में उन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये बिल्कुल सही। वर्ल्ड फूड प्राइज पाने वाले वो पहले व्यक्ति थे, ये ध्यान रखिए। मतलब अगर आप फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करें, तो वो जो है वो अगर कहा जाए कि जो लोग फूड ग्रेन या फसलों या इस तरह से अगर कहा जाए खाद्यान्नों के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रहे हैं दुनिया में, उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और इसको 1987 में ही शुरू किया गया था, यानी पहली बार ये अवार्ड 1987 में ही जो है वो शुरू हुआ। और इस इतनी अच्छी बात है ये, मतलब फूड सेक्टर में अगर देखा जाए तो इसको आप नोबल मान लीजिए। मतलब अगर कोई पूछेगा क्या भाई फूड सेक्टर के लिए नोबल क्या है, तो आप कहोगे कि वर्ल्ड फूड प्राइज। इससे बड़ा कोई जो है वो प्राइज है नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाँ, इसमें ये जरूर याद रखिएगा कि ये एक्चुअल जो अगर कहा जाए जो प्राइस है, ये क्या बोलते हैं कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि क्या नाम था उनका, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन को शुरू करा था, नॉर्मन बोरलॉग। उनके जो अगर कहा जाए एफर्ट से जो अगर कहा जाए इसके ऊपर काम शुरू। तो टेक्निकली जो है वो हमको ये बात समझ पड़ा कि ये बात कहानी आई। और इस तरह से ये फूड प्राइस शुरू हुआ। पहले नंबर पे एम एस स्वामीनाथन को 1987 में मिला, फिर उसके बाद लगातार लोगों को मिलते रहे। अभी किसको मिला वो आप इंटरनेट पे देख कर ढूंढ सकते हो, मुझे नहीं लगता कि कुछ और आएगा। ठीक है, यानी इन्हीं में से जो है वो आएगा। और कई भारतीय वैज्ञानिकों को मिल चुका है। ऐसा भी नहीं है कि एम एस स्वामीनाथन को मिला कि उसके बाद किसी भारतीय वैज्ञानिक को मिला ही नहीं। अभी कोविड के समय एक भारतीय वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका, रतन लाल, उनको मिला था, देख लेना मिल जाएगा। फिर एम एस स्वामीनाथन को भारत सरकार द्वारा चारों नागरिक पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। एम एस स्वामीनाथन लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब गलत क्यों हूं? भाई एम एस स्वामीनाथन कोई राजनेता तो थे नहीं कि हम कहें कि भाई जो अगर कहा जाए कि वो लोकसभा जो है वो सांसद रहे। तो राज्यसभा में उनको भेजा गया और वो एक मनोनीत, जैसे होता है ना कि 12 सदस्य, उसके थ्रू जो है वो राज्यसभा में उनकी एंट्री। इस तरह से राज्यसभा से वो जुड़े रहे। नहीं तो वो राज्यसभा से भी अगर कहा जाए सीधे नहीं जुड़े होते। तो 2007 में राज्यसभा के लिए गए थे। तो ये क्वेश्चन जो है वो, और उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कहते हैं, ये आपको याद है। तो हमें समझ पड़ गया। वर्ल्ड फूड प्राइज किस एजेंसी से दिया जाता है वो एक बार देख लेना, मुझे कंफ्यूजन है, मैं शायद रोम बोल दिया, फूड एंड एग्रीकल्चर, पर ढूंढ लेना। शायद ये अपन देख लेंगे अभी कि किससे जुड़ा हुआ है। कई बार क्या होता है ना, दिमाग में एकदम याद नहीं आता कि क्या था। तो ये क्वेश्चन आपको समझ पड़ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से लिया है लिंक करके, कि मक्के की फसल के संबंध में अभी कुछ फसलें, इसको हम दो पार्ट में करेंगे। हम भारत के अंदर जो महत्वपूर्ण फसलें उन सबको लेंगे कि मक्के की फसल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। मक्के की फसल खाद्यान्न और चारा दोनों में यूज होती है, बिल्कुल सही। कई जगह मक्के को इसलिए नहीं लगाया जाता कि हमको मक्का चाहिए, वो इसलिए लगा देते हैं कि हमारे पशुओं को, मवेशियों को उपयोग में आए। जैसे अगर आप में से कोई गांव का होगा तो एक बरसिंग नाम की फसल लगाई जाती है। उसका उद्देश्य होता है कि वो केवल पशुओं को काम आती है, हम लोग क्या यूज करेंगे उसका यहाँ। दूसरा है कि एक खरीफ फसल है, ये भी सही है। तीसरा कि 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर ये अच्छी प्रकार से उगाई जा सकती है, ये भी ऑलमोस्ट सही है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बाकी पे भी उगाई जा सकती है, ऐसा नहीं है कि जलोढ़ पे ही होगी। लेकिन चौथा बिल्कुल गलत है। भारत में मिलेट के उत्पादन में बाजरे के बाद मक्के का सबसे ज्यादा उत्पादन। एक तो पहली चीज है, मिलेट के उत्पादन में मक्का आता ही नहीं। जब भी हम मोटे अनाजों की बात करेंगे उसमें मक्के को मोटे अनाज में रखा ही नहीं गया। तो मक्का जो है वो मोटे अनाज का हिस्सा नहीं है, यही गलत है कि ज्वार, बाजरा, रागी ये सब मोटे अनाज हो सकते हैं, मक्का नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको बन सकता है। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध खाद्य मानक से नहीं, जो फूड स्टैंडर्ड्स हैं उसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहा? तो कोडेक्स। कोडेक्स आपने कभी, आज आप चिप्स का पैकेट वगैरह देखिए उस पर कुछ कोड लिखे होते हैं। ये कोडेक्स से जो है अगर कहा जाए इनको, मतलब एक लिस्ट जारी करता है कि किसका क्या मतलब है। तो कोडेक्स तो काम करता है। एपीडा, भारत जितना भी दुनिया के देशों को अनाज एक्सपोर्ट कर रहा है, जितना भी क्रॉप, चाहे वो टमाटर एक्सपोर्ट कर रहा हो,
चाहे जो अगर कहा जाए कि वो गेहूं एक्सपोर्ट कर रहा हो, तिलहन दलहन कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहा हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एपिडा। एपिडा का फूड स्टैंडर्ड से दूर दूर तक कोई लेना देना। ये केवल भारत के फूड मतलब फूड एंड ग्रेन के एक्सपोर्ट को मैनेज करने में काम करता है, कैसे उस एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए उसके ऊपर काम करने के लिए एपिडा नाम की एजेंसी काम करती है। वैसे इस क्लास में कोई ऐसा बंदा होगा ही नहीं जिसने इस सर्टिफिकेट को, एक चवन्नी की टॉफी के ऊपर भी इसका जो अगर कहा जाए रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। आप किसी चाय वाले की दुकान पे चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहां हर जगह एफएससी के सर्टिफिकेट लगे रहते हैं, बहुत कॉमन है, सबको मालूम है। और BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये कई तरह के मार्क जो है वो फूड स्टैंडर्ड के लिए देती है, जैसे एग मार्क। ठीक है, तो जैसे अगर आप अब आप कहोगे ये प्रश्न कहाँ से उठाया, तो हम पहले एनसीईआरटी पे गए, खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा, ये एनसीईआरटी का एक मॉड्यूल है। अगर हम इसी मॉड्यूल में थोड़ा सा नीचे चले जाएं, ठीक है, ये मॉड्यूल में हम थोड़ा नीचे चले गए, जो हमारे काम का हम उसी पे बात करेंगे अभी। तो हम यहाँ नीचे पहुंच गए। तो अब वो बता रहा है कि भाई ये खाद्य गुणवत्ता, ये जो दिख रहा है यहाँ पर खाद्य गुणवत्ता, ये खाद्य की गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटी को हम कैसे कैसे देखेंगे, क्या चीजें हैं यहाँ पर, उसके लिए क्या काम हो रहा है। तो ये लिखा है कि भाई खाद्य मानक स्टैंडर्ड के लिए कुछ कंपनियां हैं। फॉर एग्जांपल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोडेक्स एलिमेंट्रियस जो है वो कमीशन काम कर रहा है, ये लिखा हुआ है। इंडिया के ऊपर अपन बात करें तो BIS, ये आपको दिख रहा होगा, तो इसमें लिखा होगा BIS का जो है वो अगर कहा जाए ISI मार्क, एग मार्क, ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो, ये आ गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, जिसको फैसे ही कहा जाता है, 2006 में बनाया गया। इससे सर्टिफिकेशन लेना ही पड़ेगा। आप अगर एक ब्रेड का पैकेट भी बना रहे हो, ठीक है, आप एक ब्रेड का पैकेट, एक चिप्स का पैकेट भी बना रहे हो, तो आपको इसका सर्टिफिकेशन लेना ही पड़ेगा। अगर आप कोई फूड आर्टिकल बेच रहे हो तो लेना ही पड़ेगा। तो ये एजेंसीज वो हैं जो स्टैंडर्ड तय कर रही हैं, यानी मानक के लिए जो अगर कहा जाए इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये बस अपने को याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। अब देखने वाली ये बात है कि क्या आएंगे। तो कभी आप भी सोचें कि भाई प्रश्नकर्ता प्रश्न कहाँ से ढूंढ रहा है, वो ऐसी जगहों से प्रश्न को उठाता है या पंच करता है। और एपिडा मैंने क्या बताया कि भारत से जितना भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो अगर कहा जाए मतलब फार्मर्स की चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें एक बकायदा एजेंसी काम करती है, उस एजेंसी का नाम है एपिडा। कभी आप इसका कुछ भी, जैसे अगर कहा जाए कि एपिडा को, जैसे यहाँ आप इसका ट्विटर प्लेटफॉर्म भी देखेंगे, इस पे भी आपको एपिडा के वही सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो ऑफिशियल ट्विटर, इसमें आपको मिलेगा कि अभी हम कहाँ कितना एक्सपोर्ट कर दिया, लिखा हुआ है यहाँ पर कि हमारे यहाँ टमाटर है तो हम कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फलाना जो, ये आपको ड्रैगन फ्रूट देखा होगा तो कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है द, ठीक है, हैज़ बीन एक्सपोर्टेड इन द दुबई, यहाँ पर। तो ये क्यों लिख रहा है, ये सीधी सी बात है यहाँ पर। तो इसलिए इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो एपिडा याद रखिएगा, खुद भी आप एपिडा के बारे में आप, मतलब ढूंढ सकते हो, आपको पता हो सकता है जहाँ भी एग्जाम है। तो एपिडा के बारे में ये मैंने लगाया भी है एपिडा का, अब बाकी आप देख लीजिएगा। फिर अगला है कृषि के क्षेत्र में 24D निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। खरपतवार नाशी, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर, आधुनिक इरिगेशन सिस्टम, और फसल पकाने के लिए कृत्रिम रसायन। तो 24D एग्जैक्टली एक प्रकार का वीडिसाइड है। ठीक है, खरपतवार नाशी जो मतलब जो पेस्टिसाइड होते हैं, इनकी कई क्लास होती है। जब आपको कीटों को मारना है तो पेस्टिसाइड। जब आपको कोई, जो अगर कहा जाए खरपतवार जो फसलें होती हैं खराब जो करती हैं किसी दूसरी फसल को, उसको मारना है तो वीड साइड, वीड बोलते हैं उनको, खरपतवार को। चूहों को मारना है तो रोडेंटिसाइड। इस तरह से उसकी, जब अगर कहा जाए फंगस को खत्म करना है तो फंगिसाइड। ऐसे उसके शुरुआत के नाम से उसका नाम बिगड़ जाता है, ये आप याद रखिएगा। जैसे वो सेविन था ना, वो पेस्टिसाइड। तो 24D अपने आप में एक प्रकार का हार्मोन भी है, और ये प्लांट खुद भी रिलीज करता है। 24D आप सिंपल एक हार्मोन टाइप कर लेंगे ऐसे, 24D हार्मोन। एक्चुअली ये 24D जो हार्मोन है, इसके आगे आपको ऐसा कॉमन लगाना पड़ेगा। इसका कंसेप्ट ये है कि कोई भी पेड़ अपने आसपास उगने वाली दूसरी झाड़ियों को खत्म करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जैक्टली प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन है, प्राकृतिक रूप से, है ना, मतलब ऑक्सिन हार्मोन का ये काम। तो ये अगर कहा जाए, इज ए सिंथेटिक ऑक्सिन इज टाइप ऑफ द प्लांट हार्मोन।
और ये जो हर्बिसाइड्स होती हैं या वीडसाइड्स होती है, इनको कंट्रोल करता है। हर्ब को भी आप खरपतवार बोलोगे, वीडसाइड को भी आप खरपतवार बोलोगे, उनको दोनों को ये खत्म करता है। अब इसको सिंथेटिक यूज करने लगा है। तो आजकल जैसे देखा होगा कि जैसे दलहन फसल है, तो वो द्विबीजपत्री फसल है। द्विबीजपत्री समझते हो ना, जिसको अगर अपन दाने को तोड़े तो दो हिस्सों में। तो ऐसा उसमें जो अगर कहा आ जाए वीडिसाइड, या अगर कहा जाए हर्बिसाइड यूज कर लेते हैं, जो एक बीज पत्री फसल को खत्म कर देता, छिड़क दिया, तो इसको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाकी जो उसमें घास वास जो भी लगी वो सब खत्म हो। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो 2 4 D को आ सकता है, प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन। और ऐसे जो अगर कहा जाए यहाँ पर, तो ये अब देखने वाली बात है कि क्या क्वेश्चन जो है वो एग्जाम वाला पूछेगा। अगला, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फसल भंडारण के लिए किया जाता है? अब ये क्वेश्चन भी मैंने क्यों लिया, ये बच्चों वाला क्वेश्चन, 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन। लेने का उद्देश्य भी, ये मैंने बुक का फोटो भी लगाया है एनसीईआरटी की जो अगर कहा जाए, लेने का उद्देश्य है कि हमको वेयर हाउस शब्द याद रहता है, कोल्ड स्टोरेज याद रखता है। अभी इस क्लास में 50% आबादी ऐसी है, जनसंख्या जो भी देख रहे हैं उनको साइलो अगर पूछ लिया जाए क्या होता है तो कंफ्यूज हो जाए। उसका कारण है कि हम लोग ये चीजों को पढ़ते ही नहीं। तो साइलो भी जो अगर कहा जाए, ग्रेन को स्टोर करने के लिए जो अगर कहा जाए एक सिस्टम, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई फसल में जो है वो मैं जो है वो आपको साइलो का फोटो दिखा देता हूँ, वैसे तो जो दिखाया वही है, आपको याद रखिएगा। ये हम साइलो पे चले गए एक्सेक्टली, इसको ग्रेन करना पड़ेगा क्योंकि साइलो नाम से ही बहुत लोग हैं। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये पूरे ग्रेन स्टोरेज के बड़े बड़े कैसे जो है वो बड़े स्तर पर आप भंडार इनके रखोगे, उसके लिए जो है वो साइलो का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फसल सुरक्षित रहती है, उसमें नमी नहीं बनती, उसमें फंगस नहीं लगती, उसमें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप नहीं होते, और वो लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहती है, जैसे यहाँ स्क्रीन में एक साइलो के अंदर आपको दिख रहा होगा। ये आपसे अब ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना, तो एग्जाम में लगता है कि यार ये चीज हमने क्यों नहीं पढ़ी यहाँ पर। तो ये है, अभी बेयर हाउस और इसमें अंतर क्या है? वेयर हाउस तो क्या है, घर है बड़ा, जो अगर कहा जाए आपने किसान ने वहां ले जाके बोरा रख दिया, उसमें पहली प्रॉब्लम है तो नमी के कारण वो खराब होगा, दूसरी प्रॉब्लम है कि चूहे उसको नष्ट करेंगे, तीसरी प्रॉब्लम है कि बारिश अगर हो गई तो वो कहीं पानी रिस गया अंदर तो भी खराब हो जाएगा। ये सब प्रॉब्लम, लेकिन साइलो में ये सब चीजें नहीं होंगी, ये अपने आप में इसको मैनेज करने के लिए तैयार किया जाता है। टेम्परेचर को मैनेज करेगा, नमी को मैनेज करेगा, ये सब चीजों को इसमें बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में जो है वो आपको आ रहे हैं। तो अभी आपको अनाज भंडारण हेतु साइलो मैंने जो है वो देखा, एफसीआई की वेबसाइट का फोटो लगा हुआ है एनसीईआरटी की बुक का, बट एफसीआई का फोटो में एफसीआई दिखाया गया। फिर अगले के ऊपर आते हैं, अगला है स्वतंत्रता के बाद खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 यानी इंडियन फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को टीपीडीएस के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, संशोधित जो अगर कहा आ जाए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो 1990 शुरू में शुरू हुई, लक्षित 2002 में शुरू हुई, और ये यहाँ पर, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो टीपीडीएस है ये 1997 में शुरू हुआ था। टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। In June 1997, the government of India launched the targeted public distribution system with the focus on the poor. Under the PDS, state were required the formulated the implemented the foolproof arrangement, और बाकी तो हमारे काम का नहीं है जो भी है। इस तरह से टीपीडीएस शुरू हुआ था। ये भी एक क्वेश्चन हमारे लिए आका। अगला भी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस वर्ग को खाद्य और पोषण की दृष्टि से असुरक्षित, यानी कौन जो वर्ग है जो मान रहे हैं कि उसको फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस फेस करेगा? पहला, भूमिहीन जो थोड़ी बहुत या नगण्य भूमि पर निर्भर है, बिल्कुल, क्योंकि जो सीमांत किसान होता है भारत में, टाइप ऑफ फार्मर्स टाइप करोगे तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर्स की 5 कैटेगरीज हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बुरी हालत में है मार्जिनल फार्मर। आपको याद होगा ना, ये किसान सम्मान निधि जो थी ना, शुरुआत में ये मार्जिनल फार्मर के लिए थी, लेकिन फिर सरकार का पता नहीं क्या ध्यान हुआ तो सब तक ला दी। तो आज जिनके पास 500-500 एकड़ जमीन है वे भी 10,000 रुपया ले रहे हैं सरकार से, 6+4।
और जिनके पास, बेचारों के पास एक एक दो दो एकड़ जमीन है, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी मिल रहा है उतना ही। तो गलत है, जो बीएमडब्ल्यू से घूम घूम रहा है उसको उससे बाहर निकालना जरूरी है। तो किसान की जो क्लासिफिकेशन है इंडिया में, टाइप ऑफ फार्मर्स, वो पांच होते हैं। सबसे छोटे किसान जो होते हैं वो होते हैं मार्जिनल फार्मर। ये क्लासिफिकेशन हेक्टेयर में निकलता है ना, ये भी मैं दिखा देता हूँ क्योंकि आपको कल को अधिकारी बनोगे तो आपको ये पता होना चाहिए। टाइप ऑफ फार्मर्स इन इंडिया, पीआईबी। अभी सबसे लेटेस्ट प्रेस रिलीज दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको समझ पड़े कि हम जो है अगर कहा जाए यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा सबसे छोटा जो फार्मर होता है वो मार्जिनल होता है, हिंदी में बोलते हैं सीमांत। इसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है। आज हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा, लगभग 70-75% फार्मर ऐसे ही। दूसरा है स्मॉल, जो 1 से 2 हेक्टेयर जमीन वाला होता है। फिर तीसरा है सेमी मीडियम, 2 से 4 हेक्टेयर वाला। फिर मीडियम और फिर लार्ज। और सरकार का फोकस एक्चुअल तो इसके ऊपर होना चाहिए, पर सरकार सबको एक साथ लेके चल रही तो फिर किसान मुख्य धारा में नहीं आ पाता। वो चैलेंज जो है वो बना ही रहेगा। आप इसमें से स्टेट वाइज भी जो अगर कहा आ जाए निकाल सकते। तो आप खुद देखिए, ये 2019 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। आपको खुद शॉक्ड होगा कि मध्य प्रदेश में एवरेज किसान के पास कितनी जमीन आ रही है, 1.57 हेक्टेयर। एवरेज एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। इससे सिद्ध क्या हुआ कि अगर हम मध्य प्रदेश में जो अगर कहा जाए बात करें, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो मेन फार्मर्स हैं वो मार्जिनल और स्मॉल है, यानी 2 हेक्टेयर तक के अंदर वाली स्थिति। ये खुद सरकार जो है वो कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं यहाँ पर। तो ये जितनी स्कीम सरकार चला रही है, इसमें पहला उद्देश्य तो ये ना कि मार्जिनल फार्मर जो सीमांत किसान है उसको कैसे मेन स्ट्रीम में लाएं। उसकी बात थोड़ी करना है कि जो थार लेके जा रहा है अपने खेत में और रील बना रहा है कि मेरे पास तो 300 एकड़ जमीन है। अरे वो चैलेंज में नहीं है ना, उसके उसकी इश्यूज अलग हैं। वो तो 10, 20, 25 एकड़ जमीन अपनी खाली भी छोड़ दे तो ठीक है। चैलेंज जिसके साथ है उसको कैसे आप मेन स्ट्रीम में लाओगे, उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। बट क्या कहें, जो कभी कोई पटवारी होगा तो आपका दोस्त तो बताएगा कि हाँ वास्तव में क्या इश्यूज हैं। वो पूरे हिंदुस्तान में एवरेज फार्मर के पास जमीन आ रही है तो वो 1.08, मार्जिनल की स्थिति में ही रह गया फार्मर। तो ये तो है, असुरक्षित है। दूसरा, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवा प्रदान करने वाले लोग, जो ट्रेडिशनल आर्टिस्टियन ग्रुप है, इनके साथ चैलेंज है कि कभी जो अगर कहा जाए अच्छा, कभी बुरा। ठीक है, मतलब इनके जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, कभी जो है वो चीजें बिकी, कभी नहीं बिकी। तो कभी जो है अगर कहा जाए घर में खाना है, कभी खाली पेट सोना है, उसको भी फूड सिक्योरिटी में इनसिक्योर माना जाता है, उस पर भी हमको काम करना है। छोटा मोटा काम करने वाले जो कामगार होते हैं, निराश्रित होते हैं, जो भिखारी होते हैं, बेकार होते हैं, उनको भी इसमें रखा जाता है। ये सब जो है वो अगर कहा जाए इनसिक्योर कैटेगरी है। इनको सबको, और ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ कि आप सोचो, मैं भी इसको कहीं ना कहीं सरकारी आंकड़ों को ही लेके चल रहा हूँ। ये यहाँ पर आप जब जाओगे, ये इसमें उन्होंने क्लासिफाई किया है। उन्होंने बताया कि भाई हम किसको इनसिक्योर माने और किसके लिए जो है वो हमको काम करना है, कि इनको जो है वो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमको काम करना है। ये आप बकायदा इसके अंदर पूरा जो है वो आर्टिकल छपा हुआ है। ये जब ऊपर आप जाओगे तो ये बकायदा, ये यहाँ से आप शुरू करोगे, ये खाद्य सुरक्षा कौन, तो ये लिखा हुआ है, यद्यपि भारत के लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इसमें सर्वाधिक प्रभावित वर्ग में निम्नलिखित शामिल है: भूमिहीन या थोड़ा बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, निराश्रित, भिखारी, शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार जिनका कामकाजी सदस्य प्राय कम वेतन व्यवसाय या अनियमित बाजार व्यवसाय पे काम करते हैं। ये आपने लिख लिया। आप में से किसी को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना हो तो ये भारत में खाद्य असुरक्षा, एनसीईआरटी टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ऐसे सिंपल टाइप कीजिएगा। इसके आगे आप टाइप करिएगा एनसीईआरटी, तो आपको ये फाइल खुलेगी एक ऐसी, ये इंग्लिश में खुल जाएगी। ठीक है, मैंने आपको तरीका भी बता दिया है। यहाँ तो कोई हाइड एंड सीक नहीं है, पर बच्चे देखना ही नहीं चाहते। आजकल जो है वो जहाँ हाइड एंड सीक है वही सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं। उनको अच्छा भी नहीं लगता, अच्छी चीज पढ़ना किसी को अच्छी नहीं लगती आजकल, है ना, अच्छा खाना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो वही बातें हैं यहाँ। ठीक है, दायित्व तो निर्वहन करना ही पड़ते हैं कई बार, इसीलिए भी कई बार मन नहीं होता ये वीडियो वीडियो बनाने का। कई बार लगता है कि जो हम प्रयास कर रहे हैं, ये जिनको आवश्यकता ही नहीं किसी को, तो प्रयास करने का कोई औचित्य बनता नहीं, कई बार फील ही होता है। नहीं तो आप कभी इन एफर्ट्स को देखेंगे तो समझ पड़ेगा कि कितना चीज़ों को सोच सोच के हम आपके लिए एफर्ट लगाते हैं। तो ये एक बेसिक सी बात है,
यहाँ पर आपको पूरा समझ पड़ गया होगा। आप इसमें से फूड अनसिक्योर को अगर आप यहाँ से डेफिनेशन पे जाएंगे, यहाँ से भी उठा सकते हैं, अपने स्तर पर ये क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हैं। फिर चौथे नंबर पे ये तो हो गया उपरोक्त सभी, ये क्वेश्चन हमको समझ पड़ गया, मैंने उसी से ये आर्टिकल यहाँ पर लिंक किया है। अगला जो है, किस वर्ष इंदिरा गांधी ने कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को दर्शाते हुए गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट जारी किया? 1968, वन लाइन का है, याद रखिएगा। एग्जैक्टली 67 68 में ही हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन खड़ी हो रही थी। एम एस स्वामीनाथन उसी साल जो है वो मैक्सिकन, जो अगर कहा जाए, गेहूं की कुछ प्रजाति हमारे यहाँ ले आए। नॉर्मन बोरलॉग से उन्होंने कम्युनिकेट किया, नॉर्मन बोरलॉग ने उनको सहयोग किया और ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुई। उस समय भारत में इंदिरा गांधी के हाथ में जो है अगर कहा जाए सत्ता आ चुकी थी। तो ये आपको वो 20 पैसे का डाक टिकट, उस समय 20 पैसा बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, डाक टिकट दिख रहा है जिसपे व्हीट रिवॉल्यूशन 1968 जो है वो छपा हुआ है। तो 1968 में गेहूं के उत्पादन की क्रांति के ऊपर ये डाक टिकट जारी किया था। इसी की ओरिजिनल कॉपी यहाँ पर आपको दिख रही है, ये है। उसकी रेप्लिका, मतलब खुद कॉपी नहीं है। फिर अगला जो है वो अगर कहा जाए, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पे ध्यान दिया जाता है? पहला, कच्चे माल और जल की गुणवत्ता बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें आप रॉ मटेरियल कैसा इस्तेमाल करें, उसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे मान के चलिए कोई चिप्स बना रहा है, तो कच्चा माल जो है वो अगर कहा जाए कैसा है, कौन सा पानी यूज किया जा रहा है, वो उसका भंडारण कैसा हो रहा, ताप और खाद्य का भंडारण। तो देखा होगा, आप किसी ब्रांडेड कंपनी का चिप्स खाएंगे ना, 2 महीने के बाद भी खोलेंगे तो आपको उसमें स्मेल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो नाइट्रोजन की सहायता से जो अगर कहा जाए उसको पैक करते हैं। लेकिन आप लोकल खाएंगे तो 1 हफ्ते के बाद ही आप खोलेंगे तो आपको लगेगा यार ये पुराना है क्या भैया, इसमें से तेल की बास आ रही है, क्योंकि आपने भंडारण के ऊपर काम नहीं किया। परिसर में कर्मचारी, उपकरण, खाद्य भंडारण के क्षेत्र में स्वच्छता, ये भी आ सकता है। अब आप कहोगे ये क्वेश्चन कैसे बनाया आपने? ये भी एनसीईआरटी से ही बनाया है आपके लिए। तो ये क्वेश्चन भी आपको पंच हो सकता है, इसको कोई बड़ी चीज नहीं है इसको समझना, कंसेप्ट आपके क्लियर है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल में प्रयुक्त होने वाला बृहद पोषक तत्व नहीं? तो हमारी जो क्रॉप होती है ना, उसको दो तरह के, हमको भी, क्रॉप तो छोड़िए, हमको भी खुद भी दो तरह के जो अगर कहा जाए न्यूट्रिशंस की आवश्यकता है। एक है मैक्रो, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, जो फैट जो आप ले रहे हैं, ये मैक्रो ज्यादा चाहिए यार। दूसरे है माइक्रो, बहुत ना के बराबर चाहिए, आयोडीन बहुत ना के बराबर चाहिए, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। रोज 1 चम्मच आयोडीन थोड़ी खाना। पूरे जीवन में 1 चम्मच आयोडीन में पूरी जिंदगी जो अगर कहा जाए काम चल जाता है। कभी आयोडीन के ऐड देखिए, एक व्यक्ति को औसतन पूरे जीवन में 1 टीस्पून बराबर आयोडीन की जरूरत पड़ती है। तो उनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो फसलों को भी कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। एक और मैं लेक्चर लूंगा, वो डिपेंड करेगा इस लेक्चर की रीच के ऊपर, ये लेक्चर कितने लोगों तक गया, कितना रिस्पॉन्स आया, कितना अच्छा लगा, उसके ऊपर सेकंड इसका लेक्चर। इसलिए से मैं पार्ट 1 डाल दिया ऊपर, कि मैं, मुझे लगेगा कि हाँ मेरी जरूरत है तो मैं फिर प्रयास अच्छे से करूंगा। और तो यहाँ अगर आप देखें एनसीईआरटी की वेबसाइट, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फसल को दो तरह के पोषक तत्व चाहिए। एक है बृहद यानी मैक्रो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है जिनकी जरूरत फसल को ज्यादा चाहिए, जैसे एनपीके फर्टिलाइजर। दूसरे हैं माइक्रो, जैसे आयरन है, मैग्नीज है, बोरॉन है, जिंक है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है, क्लोरीन है, ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब जब नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि मैग्नीज की कमी से क्या होता है, बोरॉन की कमी से क्या होता है, मॉलिब्डेनम की कमी से क्या होता है, जिंक की कमी से क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये सब चीजें जो है बताऊंगा यहाँ पर, है ना। तो ये आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। फिर अगला है फसल सुरक्षा प्रबंध में निम्नलिखित में से किसे कृषि भूमि, कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे खरपतवार नहीं माना जाता? पहले तो देखिए, खरपतवार जैसे अगर कहा जाए जेंथियम, पार्थेनियम, और जो है वो अगर कहा जाए सेरेस्टाइम, ये तीनों जो है अगर कहा जाए खरपतवार है। अब आप कहोगे ये तो हमने सुने नहीं, लेकिन जब मैं इनके आपको फोटो दिखाऊंगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा यार ये तो हमारे घर के आसपास ही लगती है, हमें मालूम क्यों नहीं कि ये जो अगर कहा जाए कि वीड है। पहले लिथाइरस को समझिए, लिथाइरस, गांव के लोग, मैं तो छोटा था तो मैंने तो खूब खाया त्योड़ा। हम जिस गांव से थे वहां त्योड़े नाम की एक फसल बोई जाती थी, ये मटर की तरह दिखती, जो आप मटर खाते हैं ना, बस मटर का छोटा भाई मान लो, बहुत छोटी सी होती है, तो खूब खाते थे। बाद में हमें पता चला कि ये खेसरी दाल होती है, थलाइस, जो अगर कहा जाए इससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, ये बाद में पता चला, बैन वैन हो गई। फिर भी अभी भी गांव में कई जगह त्योड़ा बोया जाता है। ऐसा नहीं कि हम सोचेंगे इसको
सरकार ने बंद कर दिया, तो ये बोना बंद हो गया। तो ये तो खरपतवार नहीं है, इसका इस्तेमाल जो किया जाता है ठीक है। वो जो 5 रुपए में आलू बड़ा मिलता है ना, तो उसके 5 रुपए में उसकी इतनी ताकत नहीं है कि चने की दाल का तुमको जो है वो बेसन का आलू बड़ा खिला दे। वो इस तरह की जो है वो अगर कहा जाए कि ये खिचड़ी जो दाल होती है, इसी की मिलावट उसमें जो है वो करते हैं यहाँ पर। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा जो मैंने आपको बताया कि जो ऊपर 3 नाम लिखे, इनको आप अगर वैज्ञानिक नामों से याद नहीं करेंगे, जैसे अगर कहा जाए जैंथियम, जैंथियम कहते हैं गोखरू को। अब आप कहोगे कि गोखरू, आपने अपने घर कॉलोनी के आसपास इतना देखा होगा, खेतों के आसपास भी इतना लगता है कि आप सोच नहीं सकते। बट प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी भी इसको जो है वो अगर कहा जाए गोखरू के आगे सोचा ही नहीं कि हम तो गोखरू याद रख रहे हैं। सबने देखा होगा, हाँ ये यार, तो ये तो सर जो अगर कहा जाए हमने देखा हमारी कॉलोनी में लगा। ये अपने आप में जो अगर कहा जाए कि एक खरपतवार नासी है, यानी नासी निकल के हम उसे खरपतवार है। लेकिन हमको ये खरपतवार का नाम जो है वो पता नहीं था। तो कोशिश हमेशा ये करना रहती है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उनके वैज्ञानिक नामों से अगर आप उनको याद रखो, तो मुझे जो है वो लगता है कि एग्जाम में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो है पार्थेनियम, वो जो PL 480 स्कीम थी ना, पब्लिक लॉ 480 स्कीम, जिससे अमेरिका हमको वो रेड ग्रेन देता था, लाल अनाज, कहता था लो खाओ, उसी के साथ ये पार्थेनियम आया, जिसको आप लोग गाजर घास बोलते हो। अब गाजर घास तो सबको मालूम है, किसी से भी पूछ लो कि गाजर घास कैसी दिखती है, तो कोई भी आंसर कर देगा। पर क्या हम अपनी गली कॉलोनी में, मेरे घर के बाहर ही लगाओ, मतलब आप उचका उचका के फेंक दो तब भी वो इतनी ढीठ जो है वो खरपतवार है कि मानती ही नहीं। तो दिख रहा है कि यार ये गाजर घास है। तो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ICAR का के जो है वो, यहाँ पर आप देखिए, आपको खुद समझ पड़ेगा कि हाँ यार जो बात बोली है वो क्यों बोली है। नीचे लिखा गाजर घास जागरूकता सक, इंग्लिश में तो गाजर घास नहीं लिखा ना, इंग्लिश के अंदर तो उसने वही नाम लिखा जो जिस नाम से जो पार्थेनियम से जो है वो जानी जाती है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, और ऐसे ही सबसे ज्यादा अगर कहा जाए बच्चों को जो है वो उलझा देते हैं। और ये जैसे आप फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या कोई SSC की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ये क्वेश्चंस आपसे बहुत ज्यादा जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये कोशिश करना रहती है यहाँ पर। जैसे अगर कहा जाए, साइरेन भी बोलते हैं इसको, ये सेरोटेडस है, इसको साइरेन ग्रास भी कहा जाता है। कभी भी नदी वदी के आसपास जाओगे या खेतों के आसपास जाओगे, इतनी लगती है कि सोच नहीं सकते। आप कहोगे सर ये तो मेरे घर के आसपास के गार्डन में ही सर खूब लग रही है, पर सर मेरे को नाम नहीं मालूम था इसका। ये देखो आप, क्या आपने इसको लगते हुए नहीं देखा है किसी भी गार्डन वार्डन में? तो ये इतना लगता है कि आप सोच नहीं सकते, ये एग्जैक्टली खरपतवार है। तो ये सब खरपतवार हैं यहाँ पर अगर कहा जाए। पर हमको क्या इनके वैज्ञानिक नाम पता है? नहीं पता है तो कहानी का गड़बड़ हो गई। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इस नजरिए से लिया। फिर अगला है PLISMBP। अब वो पूरा नाम नहीं लिखते कभी भी। जो पेपर सेटर होता है उसकी एक खासियत होती है, तो कभी भी पूरा नाम यूज नहीं करेगा। पूरा करेगा तो बच्चा 1 सेकंड में, अब M से मिलेट लिख देगा तो 1 सेकंड में मिलेट लगा देगा। तो आपसे ये पूछेगा PLISMBP स्कीम का संबंध किससे है? मोटे अनाज से। ये जो मिलेट्स हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा हो, ये लिखा हुआ है, टू प्रमोट द यूज ऑफ मिलेट इन द फूड प्रोडक्ट, ठीक है, इनकरेज द वैल्यू एडिशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम फॉर मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट for the period of 2022-23 to 2026-27 with the outlet of 800 crore. The scheme eliminates their dash आप खुद पढ़ लेना, बाकी तो मैं सोचता हूँ कि पूरा क्या पढ़ूँ उसको। अब हमें क्या समझ पड़ा है कि अगर कोई स्कीम है और आपने उसको पूरा याद नहीं करा, यानी उसका जो अगर कहा जाए कि नाम आपने अधूरा याद किया, तो आपको क्वेश्चन गलत हो गई होगा, क्योंकि आप लिंक नहीं कर पाओगे। और पूरा पढ़ लिया तो आप 1 सेकंड में, अभी यही आपको अगर पूरा याद होता है कि यहाँ प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम फॉर मिलेट बेस्ड जो है वो प्रोडक्ट है, तो आप 1 सेकंड में मिलेट लगा देते ना। नहीं पढ़ा था तो जो है वो मिलेट दिमाग ही नहीं जाता। हो सकता था कि पी से कुछ और लगाने लगते, या कुछ और सोचने लगते यहाँ पर। फिर अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है ना? तो कुछ फसलें मैंने ले ली हैं। ये मैंने NCERT की एक आई थिंक 8th क्लास की बुक है, उससे लिया है क्वेश्चन। मैं आपको दिखा भी दूंगा, क्योंकि अभी MPPSC ने इसी से क्वेश्चन पंच किया था पिछले साल, और उसके पहले भी एक क्वेश्चन किया था, तो मुझे लगा कि शायद इस साल भी उसी से बनाएगा। तो मैंने जब अपने बच्चों को पढ़ाया था, ऑनलाइन क्लास वालों को, तो मैंने उसी से पढ़ाया था, तो मैंने उसी से क्वेश्चन जो है वो बनाया। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, बिल्कुल सही है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है।
चाय की खेती और रोपण यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आती है, ये भी सही है। भारत में कपास के पौधे का मूल स्थान माना है, तो ये भी सही है, हम ही ओरिजिन है। और इसके बाद फिर इजिप्ट, जहां से कपास मिलता है। गेहूं की फसल के लिए आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक, यानी गेहूं की फसल के लिए आर्द्रता और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ये गलत है। गेहूं की जो फसल है उसके लिए हमको 50 से 75 सेंटीमीटर की जरूरत है। अब आप कहोगे कैसे, तो ये आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन एमपीपीएससी में आ चुका है। ये एनसीईआरटी की बुक का ही पेज लगाया मैंने। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर और पश्चिमी भागों में पैदा होती है। रबी की फसल उगने के लिए शीत ऋतु में पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। उसे उगाने के लिए सामान्य रूप से 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे वो जो मैंने प्रश्न किया था वो धान की फसल से संबंधित था, तो मैंने उसको जो है वो लिंक जो है वो कर दिया कि क्वेश्चन जो है वो अगर आ जाएगा तो कैसे आप इसको जो है वो याद रखोगे। बाकी जो मैं नेक्स्ट इसका जो वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, उसमें मैं क्या करूंगा कि जो भी क्रॉप्स हैं भारत के अंदर, वो उनके पैटर्न कहाँ लगाई जा रही हैं, क्या उनके लिए जलवायु अनुकूलता है, ऐसे क्वेश्चंस बनाऊं। बस शर्त वही है। आपको लगता है कि यार ये तो पहले ही शर्त रख रहा है बंदा, शर्त नहीं रख रहा है। मुझे ये कम से कम फील जरूर होना चाहिए कि मैं जो प्रयास कर रहा हूँ वो किन लोगों तक जा रहा है। मतलब आपके पास पहले ही अगर सब कुछ है तो फिर तो अननेसेसरी मैं क्यों अपने एफर्ट्स लगाऊं। मैं बढ़िया जो अपना ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ाऊँ। ठीक है, मैं तो आपसे ये भी नहीं कहता कि आप जो है कोई कोर्स लो या कुछ करो। आपका मन करता है तो आप जुड़ो, नहीं तो नहीं जुड़ोगे तो भी कोई वो नहीं है। बट टेक्निकली जो है अगर कहा जाए कि हम टू वे कम्युनिकेट कितना कर पा रहे हैं, उसके ऊपर टिका हुआ है यहाँ। तो ये एक बेसिक सी बात है। अगला आता है कि निम्नलिखित में से किन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। तो आंसर है पल्सेस क्रॉप। आवर्तन का मतलब है कि आप रोटेशन में बो रहे हैं। अब पल्सेस क्रॉप के रोटेशन का कारण क्या है, आपको मालूम होगा कि पल्सेस क्रॉप्स की जो जड़ें होती हैं उनमें नोड्स, गठाने पाई जाती हैं। और इन गठानों में राइजोबियम और भी बाकी बैक्टीरिया, पर राइजोबियम मेन है। तो जैसे बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन और उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, जिससे कि जितनी भी पल्सेस क्रॉप है, मोस्टली ज्यादातर पल्सेस क्रॉप्स की एक अच्छी खासियत होती है कि ये रिच प्रोटीन का सोर्स बन जाती है, क्योंकि प्रोटीन में मेन नाइट्रोजन है। तो चूंकि इनकी नोड यानी गठाने जो है वो जड़ों की गठाने, ठीक है, पल्सेस क्रॉप रूट्स नोड टाइप करोगे तो वो गठाने आपको दिख जाएंगी, कि वो गठानों के रूप में मैं दिखा भी दूंगा एक आध फोटो आपको। इससे क्या होता है, जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त हो जाती है, यानी अब जमीन को एनपीके में एन की जरूरत नहीं है। तो अगर हम दूसरी फसल भी वैसी बो दें तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम दूसरी फसल को वो नाइट्रोजन कैसे मिल जाए, इसीलिए हम इनको रोटेशन में बोते हैं। हालांकि वर्तमान समय में तो मैंने देखा कि किसान वो सब रोटेशन भूल ही गए। अब ये गया जमाना। अब तो दे धमाक फर्टिलाइजर का उपयोग, जो मतलब जान दो, हर फसल में फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। हमें प्रोडक्शन से लेना देना है, हमें कोई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से जो है वो लेना देना नहीं है। बट इनका उपयोग जो है वो किया जाता था, ये आपको याद रखना है। तो ये लिखा हुआ है दालें। तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर। अतः फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के साथ आवर्धन में बोया जाता है। ये क्वेश्चन इससे यहाँ। तो फलीदार फसलें या जो पल्सेस क्रॉप हैं, तो यहाँ पर अगर कहा जाए, ये सिंपल टाइप करिए, पल्सेस क्रॉप्स रूट नोड। तो अगर आप ये रूट पर जाओगे, ध्यान से देखो, ये जो दिख रही है ना, ये छोटी छोटी गठान नुमा संरचना है। इन गठान की, ये जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये इनकी खासियत होती है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करती है। ये पूरी रूट नहीं करेगी, तो आप सोचो कि पूरी जड़ जो है वो अगर कहा जाए काम करे, नहीं, पूरी जड़ नहीं करती। इसमें जो छोटी छोटी गठान नुमा संरचनाएं होती हैं, ये जो दिख रही है, इन सब से जो है वो, इनमें बैक्टीरिया जो है वो रहते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी भी ये काम कर सकता है और राइजोबियम भी कर सकता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बैक्टीरिया है ना, वो भी एक बैक्टीरिया ही है। तो उनसे जो है अगर कहा जाए नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो है वो काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन उस नजरिए से जो है वो पूछा जा सकता है। फिर अगला है, भारत में किस वर्ष, अब ये मैंने बहुत स्टैटिक क्वेश्चन क्यों दिया, ये मैं नेक्स्ट जो वीडियो के लिए मैंने आखिरी इसको डाला, कि अगले में हम क्या करेंगे कि जो 75 साल का भारत के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने कदम उठाए, 1950 से 2024 तक हमने कौन कौन सी स्कीम जो अगर कहा जाए चलाई, कब चलाई, वो सब स्कीम के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे
भारत में किस वर्ष गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, गहन कृषि क्षेत्र का क्या मतलब होता है? देखिए, फार्मर के पास अगर जमीन कम है तो कम से कम जमीन से ज्यादा जो अगर कहा जाए कैसे उत्पादन, तो आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है तो उसको हम कहाँ भर्ती करते हैं? आईसीयू, इंसेंटिव केयर यूनिट, गहन चिकित्सा इकाई बोलते हैं हिंदी में। तो ऐसे ही अगर किसी फार्मर के पास जो अगर कहा जाए कि जगह कम है, एक या दो, अभी अब थोड़ी देर पहले अपन बात कर चुके हैं कि हिंदुस्तान में मोस्टली जो फार्मर है वो मार्जिन है, ना के बराबर, मतलब जिसके पास जो है वो जमीन बहुत कम है यहाँ पर, उसको और ज्यादा कैसे वो कम से कम जगह में अपनी उत्पादन को बढ़ाए, इसके लिए गहन कृषि के ऊपर का शुरुआत हुई। 1964-65 में ये प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ था। ये जो है अगर कहा जाए आपको याद है। अब इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स पे बात करेंगे जो फूड सिक्योरिटी है इससे जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नेशनल जो है वो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है। या अगर कहा जाए कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, तो 1977 से 78 में वो कैसे शुरू हुआ, उसको शुरू करने के क्या उद्देश्य थे, ऐसी सभी, या फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो लाया गया उसमें किस किस वर्ग को रखा गया, उसमें किन चीजों के बारे में जो है वो प्रावधान किया गया, इन सब विषयों के ऊपर जो है वो अगर कहा जाए हम बात नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो करेंगे। और मुझे लगता है कि उसका काफी जो है वो आपको लाभ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि शायद ये वीडियो ऑलरेडी आपके पास इंटरनेट पे तो बहुत सारे टीचरों ने अपने अपने स्तर पर जो है वो अगर कहा जाए कि चीज़ों को पढ़ाया हुआ है, उसको जो है वो अगर कहा जाए कि हम कैसे याद रखें, उसमें हमने जो अगर कहा जाए कि अभी जो जोड़ा है उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो आपके याद रखें, है ना। तो बहुत धन्यवाद आपको सबको। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है ना, ये जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो एरिया प्रोग्राम था, जब इसको एज ए प्रैक्टिकली जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, तो इसको एज ए किया गया था एक डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के, उसको बोलते हैं आईएडीपी, ठीक है, एक्सेलरेट एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। और उसी को 1960-61 के प्रोग्राम को फिर बाद में धक्का मार के इसमें कन्वर्ट किया 1964-65। तो धन्यवाद आप सबको। अगर किसी को लगता है कि एमपीपीएससी की तैयारी जबरदस्त करना है तो एक बार हमारा जो है फाउंडेशन बैच की हम ऐप डाउनलोड करिए। उसमें एमपीपीएससी ऐसा ये आपको जो है वो फाउंडेशन बैच मिलेगा 2025 का। उसमें फ्री वीडियो सेक्शन पे जाके 5 वीडियो 6 वीडियो डले हुए हैं, देखिए आपको एहसास होगा कि एक्चुअल मजा क्या होता है पढ़ाई का। तो वहां से आप कोर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। उस कोर्स के साथ अभी लाइव क्लास भी शाम को रहती है, 7 to 9 डेली पढ़ाता हूँ मैं, मंडे टू सैटरडे तक। प्लस करंट अफेयर्स की क्लासेस भी उसमें वीकली होती हैं अलग से, डिस्क्रिप्टिव नेचर की, प्लस उसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूड रहती है उसी फीस के साथ, वो भी आपकी तैयारी रहती है। वैलिडिटी 1 ईयर होती है। पूरा गाइडेंस मेरा हमेशा बच्चों के साथ बना रहता है। ये है। बाकी इसके अलावा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहे तो टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा टेस्ट पूरे लॉक करके बिल्कुल अपग्रेडेड टेस्ट आपको मिलेंगे एग्जाम के ना। अभी जैसे हमने टेस्ट बना के डाल तो दिए, बट अभी हम उस दिन के करंट अफेयर्स को नहीं समझ पा रहे कि एग्जाम किस दिन होगा उस नजरिए से, इसलिए सब टेस्ट को हमको अपग्रेड भी करना है। तो आप उसके लिए भी निश्चिंत रहिए। जैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली किसी ने, तो उसने कहा यार टेस्ट जो है अगर कहा जाए कि अभी अपग्रेड कैसे होगा, तो जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली जो फुल लेंथ टेस्ट लॉक होंगे। सब्जेक्ट स्पेशल की तो जरूरत नहीं पड़ती, एमपी स्पेशल वो तो वैसे ही रहेंगे। एमपी का हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तो नहीं बदला जाएगा, बट जो स्पेशल टेस्ट है ऑटोमेटिकली अपग्रेड होना शुरू हो जाएंगे तब। तो बस यही है। तो एक बार विजिट कीजिए ऐप को, और कम से कम इस जो कोर्स पे जो कंटेंट डला है उसको देखिए, क्योंकि अभी आपने मुझसे यूट्यूब पर एमसीक्यू पढ़ा है। एक बार देखिए कि मैं डिस्क्रिप्टिव कैसे जो है पढ़ाता हूँ, और कोशिश करिए एक वीडियो में आपको हिंट कर रहा हूँ वो जरूर देखिए। भारत के विश्व धरोहर स्थल का एक वीडियो मैंने उसमें डाल रखा है, अभी मैंने पढ़ाया है यहाँ पर, और वो ओपन है। आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि एक्चुअल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिस नजरिए से आप पढ़ रहे हैं और मैंने जिस नजरिए से आपको बताने की कोशिश करी उसमें कितना बड़ा अंतर है यहाँ पर। तो वो आंसर सब आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद आप सभी को, और ईश्वर करे कि आपको सफलता मिले। नीचे कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जितना ज्यादा करते हैं तो उससे समझ पड़ता है कि टू वे, ठीक है, जो फीडबैक वर्ड होता है वो केवल उसी से समझ पड़ता है। नीचे के आंसर्स जो आपसे पूछे गए, वो आपका कमेंट, ये सब फीडबैक की डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। तो बाकी तो बहुत धन्यवाद आप सबको। ईश्वर करे कि खूब ईमानदारी से मेहनत करिए, खूब सफलता आपको मिल जाए अच्छी, बस इसी के लिए काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच।